हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल स्टेप अप क्लासेस पर। फ्रेंड्स, एलटी ग्रेड एग्जाम के लिए स्पेक्ट्रोस्कोपी के जो चैप्टर था, बहुत ही ज़्यादा आपकी डिमांड आ रही थी कि सर इसकी वीडियो बनाइए और सिंपल एंड ऐसी वीडियो बनाइए जो चैप्टर समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स, इसकी मैंने वीडियो बना दी है। पार्ट नंबर 1 ऑलरेडी अपलोड है। ये वीडियो नंबर 2 होने वाली है, जिसमें अब हम शुरू करने वाले हैं यूवी स्पेक्ट्रम, दैट इज़ अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम के बारे में हम सब कुछ पढ़ेंगे। दैट इज़ अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, बेसिक से लेकर एडवांस तक क्या क्या चीज़ें आपके एग्जाम में उससे रिलेटेड आएंगी, वो सब बताने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले देखो, मैं आपको ये बता देता हूँ कितने टाइप की स्पेक्ट्रोस्कोपी एक्चुअली हमें पढ़नी है और कौन से हमारे सिलेबस में कौन से नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 3 तरह के हमारे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बनते हैं। 3 तरह के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होते हैं। पहला इसमें आता है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, दैट इज अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी। फ्रेंड्स, कई जगह हो सकता है आपको यूवी के साथ वीआईएस स्पेक्ट्रोस्कोपी भी लिखा मिले। वीआईएस स्पेक्ट्रोस्कोपी दैट इज अल्ट्रावायलेट के साथ विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्योंकि अल्ट्रावायलेट में बहुत बार ऐसा होता है कि जो विजिबल रेज है वो भी एब्जॉर्ब की जा सकती है या उसमें रेज निकल जाती है। मतलब जो रेडिएशन निकलता है, एक तो एब्जॉर्ब हो गई, अल्ट्रावायलेट तो एब्जॉर्ब हो गई, उसके बाद जो विजन है, जो दिखता है, वो विजिबल रेज में चला जाता है। तो इसलिए इसे अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कई बार लिखा जाता है, कह दिया जाता है। सो बात करते हैं कि ये अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी है क्या। पदार्थ के अणुओं द्वारा प्रकाश के दृश्य और पराबैंगनी क्षेत्र से ऊर्जा का अवशोषण होता है। मैंने बताया ना कि अल्ट्रावायलेट से भी हो सकता है, विजिबल से भी हो सकता है, और इसी के साथ ये चीज़ें रिलीज भी हो सकती हैं। तो प्रकाश के अवशोषण द्वारा अणुओं के इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा स्तरों में चले जाते हैं। अतः यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी को इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, इस कंडीशन को आपको समझना पड़ेगा कि 3 जो स्पेक्ट्रोस्कोपी हैं, 3 प्रकार के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रोस्कोपी है, उनमें तीनों में क्या अलग है, उन तीनों में कुछ अलग है। देखो, यूवी में ये कह रहा है, यूवी और विजिबल दोनों एक साथ हैं। इनमें ये कह रहा है कि इसमें अगर कोई पदार्थ का अणु जो है वो प्रकाश का अवशोषण अगर कर रहा है, प्रकाश को एब्जॉर्ब कर रहा है, चाहे वो अल्ट्रावायलेट हो चाहे विजिबल, कोई से भी अगर वो एब्जॉर्ब कर रहा है, तो उसमें क्या होगा, जो उसके एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हाई एनर्जी लेवल में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? हाई एनर्जी लेवल में चले जाते हैं। कहाँ से? लो से हाई पर चले जाते हैं। ये मान लीजिए कौन? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं। कहाँ से? लो से हाई में चले जाते हैं। कैसे? एनर्जी को एब्जॉर्ब करके। अब ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है, या तो अल्ट्रावायलेट रीजन की जाती है या विजिबल रीजन की जाती है। अब क्योंकि जब ये अल्ट्रावायलेट या फिर विजिबल में से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो जो एनर्जी एब्जॉर्ब करी उस कलर की जो वेवलेंथ है वो चली गई, मतलब उस रीजन की जो वेवलेंथ है, चाहे वो अल्ट्रावायलेट में है चाहे कलरफुल में है, वो चली गई, वो तो एब्जॉर्ब कर ली, बाकी बची हुई दिख जाती है। सेम ही कंसेप्ट है। ठीक है, समझ गए ना? तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि अल्ट्रावायलेट और विजिबल के अंदर हो क्या रहा है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ठीक है, कौन कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करते हैं? लो से हाई में चले जाते हैं। ठीक है, अब ये जो स्पेक्ट्रम होता है जनरली 200 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर तक के तरंग दैर्ध्य क्षेत्र में प्रदर्शित करता है। इसका जो स्पेक्ट्रो निकलता है अल्ट्रावायलेट वाले का, वो कहाँ आता है? 200 से लेके 800 तक। अब देखो, बात करते हैं 200 से लेके 800 तक। तो फ्रेंड्स देखो, 200 टू 400 ये तो हमारा जाता है यूवी रीजन का, और 400 से लेके 800 नैनोमीटर तक का हमारा जाता है विजिबल। इसलिए इसे यूवी विजिबल कहा जाता है। ओके, सो ये सारी चीज इसमें है। अब बात करते हैं दूसरी कौन सी आती है? आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। आईआर दैट इज इंफ्रारेड। आईआर दैट इज इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब इसमें क्या होता है? अब मैंने एक चीज़ और बताई थी वीडियो नंबर 1 में कि मैं आपको ये बताऊंगा इंफ्रारेड आप देख कैसे सकते हो। तो आपको मैं एक इस एक्सपेरिमेंट बताता हूँ, आप कर लेना। अगर आपके पास पुराने टाइम के जो रिमोट के टीवी होते थे, ब्लूटूथ वाले नहीं, आज के टाइम में वायरलेस वाले हैं, वो नहीं, सिंपल जिसमें आगे बल्ब सा होता था, आपने देखा है कभी कभी वो बल्ब जलता ही नहीं था। आपने कभी देखा हो कि वो बल्ब कभी जलता नहीं है, लेकिन उसमें से कोई तो ऐसी रेज निकलती है जो टीवी कैच करता है और टीवी के फंक्शन काम करते हैं। तो वो जो रेज होती है वो आईआर होती है। अब आप उसे कैसे देख सकते हो? आप उस बल्ब के सामने अपना जो फ़ोन का, स्मार्टफोन का कैमरा आता है उसको करके देखना। जब आप उसके किसी भी बटन को प्रेस करोगे तो वो बल्ब आपको जलता हुआ दिखाई देगा, बिकॉज इट कैन डिटेक्ट द आईआर रेड। ओके, इंफ्रारेड जो होती हैं रेस, उनको जो हमारा फ़ोन का कैमरा होता है वो देख सकता है। ठीक है, वहाँ से आपको दिख जाएगी, तो आपको पता लग गया। अब इसमें इंफ्रारेड में हो क्या रहा है? ये कहना है जब प्रकाश के अणु द्वारा प्रकाश के अवरत क्षेत्र में विकिरणों का अवशोषण होता है। ठीक है, तो यहाँ भी वही बात हो रही है कि अगर मॉलिक्यूल है और मॉलिक्यूल ने इस बार जो इंफ्रारेड रीजन की जो एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब कर लिया, इंफ्रारेड रीजन की जो वेवलेंथ है उनको एब्जॉर्ब कर लिया, यही मान के चल रहे हैं,
तो होगा क्या, तो अणु विभिन्न प्रकार से कंपन करने लगते हैं। तो अणु में क्या हो जाता है, अणु में वाइब्रेशन शुरू हो जाती है, ठीक है, मोशन शुरू हो जाते हैं, वाइब्रेशन शुरू हो जाती है इन टू द डिफरेंट वे। एंड इस प्रकार की स्पेक्ट्रोस्कोपी को कंपन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको एक चीज़ पता लगी होगी, जब अल्ट्रावायलेट या विजिबल रेंज की जो एनर्जी एब्सॉर्ब की थी उसमें तो इलेक्ट्रॉन जंप कर रहे थे लो टू हाई में, लो से हाई एनर्जी लेवल में जा रहे थे। आईआर इंफ्रारेड रीजन की अगर वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो उनमें वाइब्रेशन हो रहा है, तो इसके अंदर क्या होगा, मॉलिक्यूल्स के अंदर वाइब्रेशन आ जाएगा, ठीक है। तो वाइब्रेशन भी आ सकता है एंड मैं अगर कहूँ तो उसमें मोशन भी आ सकता है, दैट इज रोटेशनल मोशन, वो भी क्रिएट हो सकते हैं। तो कुल मिला के आईआर के अंदर आपको क्या पढ़ना पड़ेगा कि जो वाइब्रेशन है, मोशन है, वो किस किस तरह के मोशन आ सकते हैं, कैसे कैसे मोशन आ सकते हैं। ओके, क्लियर हुआ, ठीक है। अब इसका जो स्पेक्ट्रम होता है 2.5 माइक्रोमीटर से 15 माइक्रोमीटर तक होता है, क्योंकि ये थोड़ी सी बड़ी वेवलेंथ की होती है, तो इनकी जो वेवलेंथ कितनी होती है 2.5 से लेके 15 माइक्रोमीटर तक होती है। क्योंकि अब देखो मैंने कहा ना, ये बढ़ गई, ये साइज में बढ़ गई, पहले वाली नैनोमीटर में थी इन अल्ट्रावायलेट और विजिबल की, अब ये जो इंफ्रारेड की आई है वो 2.5 से 15 माइक्रोमीटर तक की आ गई, बड़ी आ गई, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमें ये पता लग गया अगर मॉलिक्यूल इंफ्रारेड को एब्जॉर्ब करता है तो उनमें वाइब्रेशन आ जाती है, ठीक है। अब चलते हैं तीसरी वाली जो होती है वो आती है हमारी NMR, ये आती है NMR। इसे क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। NMR का फुल फॉर्म क्या होता है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। अब इसमें क्या होता है, जब अणु द्वारा कम ऊर्जा वाले रेडियो आवृत्ति वाले क्षेत्र से विकिरणों का अवशोषण होता है। अब मान लो कुछ एटम्स हैं जिन्होंने इंफ्रारेड भी एब्जॉर्ब करी, अल्ट्रावायलेट विजिबल भी कर ली, अलग अलग चीज़ें हो रही हैं। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जो रेडियो एक्टिव वेव्स का भी करेंगे। कौन से करेंगे, रेडियो एक्टिव का। अब रेडियो एक्टिव हमें पता है बहुत ज़्यादा हाई वेवलेंथ की होती हैं, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ इन्हीं की होती है, लगभग 1 मीटर से लेके 1000 मीटर तक की होती है, 10⁻³ मीटर या फिर 1 किलोमीटर तक की वेवलेंथ होती है। कुछ मॉलिक्यूल्स ने इनका एब्जॉर्ब कर लिया, तो अब उनमें क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब तो करा, एब्जॉर्ब होने के बाद कुछ तो फेनोमेना होगी ना उनके अंदर। तो इनमें क्या होता है कि अणुओं में विद्यमान विभिन्न प्रकार के जो प्रोटॉन्स होते हैं विभिन्न तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश का अवशोषण कर कई शीर्ष दर्शाते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें प्रोटॉन इन रेस को एब्जॉर्ब करते हैं। कौन एब्जॉर्ब करते हैं, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन जब एब्जॉर्ब करेंगे तो उसमें से कुछ ना कुछ वो एनर्जी को रिलीज करते हैं और उसको मतलब एब्जॉर्ब करते हैं और उसको फिर वो दिखाते हैं उसी की जगह। वहाँ पे क्या होता है कि भाई वो जो ग्राफ है वो ऊंचा उठ जाता है। तो कुल मिला के हमें पता लगा कि अगर हम इसका शॉर्ट में याद रखना चाहें तो अल्ट्रावायलेट और विजिबल से तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के साथ खेल हो रहा है, ठीक है, ये आप याद रखो, ये भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के साथ खेल हो रहा है, ठीक। इंफ्रारेड की अगर हम बात करें तो इंफ्रारेड में मॉलिक्यूल्स का वाइब्रेशन हो रहा है, मोशन हो रहा है, ठीक है। और अगर हम रेडियो एक्टिव्स की बात करें तो रेडियो एक्टिव में प्रोटॉन के साथ हो रहा है, प्रोटॉन इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक। क्लियर हुआ, अच्छा लगा, तीनों टाइप की पता लग गई ना, तीनों टाइप में हम किस किस के साथ डील करने वाले हैं। अब बात करते हैं हमारे सिलेबस में। तो फ्रेंड्स हमारा जो सिलेबस है एलटी ग्रेड का वो ये कहता है कि भैया आप अल्ट्रावायलेट पढ़ो, साथ में विजिबल अटैच करके पढ़ो दोनों, और इंफ्रारेड पढ़ो बस। NMR हमारे सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, सो आई विल नॉट कंटिन्यू विद NMR इन दिस चैप्टर। ओके, जितनी भी वीडियोज आएंगी, छोटी छोटी वीडियोज बना रहा हूँ, तो जितनी भी वीडियोज आएंगी उनमें NMR नहीं आएगा। ओके, केवल दो आएंगी, अल्ट्रावायलेट विजिबल एक साथ और इंफ्रारेड एक साथ, ठीक। चलिए अब चलते हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी पूरा कंप्लीट तरीके से। काफ़ी सारी चीज़ें हैं फ्रेंड्स, समझने वाली भी हैं, बहुत कुछ है इसमें। तो अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी जब भी हम पढ़ते हैं, मैं आपको एक बार एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ कि एक्चुअली में आप किस चीज़ के साथ डील कर रहे हो, उसको एक बार सुनो। जब आप सुनोगे तभी आपको ध्यान भी रहेगा, तभी आपको मज़ा भी आएगा, ठीक है। तो अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी के साथ अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि आप कितनी वेवलेंथ की बात कर रहे हैं, कितनी वेवलेंथ के बीच काम कर रहे हैं। तो ये जो अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है इसमें हम क्या कर रहे हैं, 10 nm से लेकर के 400 nm तक की बात कर रहे हैं। ये हमारी अल्ट्रावायलेट रीजन की होती है, सिर्फ और सिर्फ अल्ट्रावायलेट। लेकिन हमें पता है कि 400 से लेके 800 nm तक की जो हमारी होती है वो विजिबल रेस की आती है। किसकी आती है, विजिबल रेस की। तो हम टोटल अगर बात करें तो हम 10 mm 10 नैनोमीटर की वेवलेंथ से लेकर के 800 नैनोमीटर की वेवलेंथ के एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं। इनमें से कोई एक वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी, बाकी के में दिख जाएगी, ठीक है, ये चीज़ है। चलिए इतना क्लियर हुआ, ओके। अब इसमें होता क्या है कि
कौन सी चीज़ इमिट हो रही है, कैसी चीज़ें हो रही हैं, वो सब उनका एक बेसिक मैं आपको बताता हूँ। कुछ कुछ बेसिक आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी तो मैं जब एटॉमिक ऑर्बिटल वगैरह बताऊंगा तब भी बताऊंगा, लेकिन एक चीज़ समझिए पहले, अब तो एक दो चीज़ें हैं वो समझिए। जब भी मैं वेवलेंथ की बात करता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स, मैं लिख देता हूँ, जब भी मैं वेवलेंथ ओमेगा की बात करता हूँ, आप ये समझ जाना, ठीक है, कि हम बात कर रहे हैं एनर्जी की भी। अगर मैं सिर्फ वेवलेंथ बोल रहा हूँ, आपके दिमाग में एनर्जी भी आना चाहिए। अगर मैं ये कहता हूँ कि वेवलेंथ एब्जॉर्ब हुई है, तो उसका मेरा सीधा मतलब ये है कि एनर्जी भी एब्जॉर्ब हुई है, एनर्जी भी एब्जॉर्ब हुई है। एक बात क्लियर। अगर मैं ये कहता हूँ कि वेवलेंथ इंक्रीज हुई है, तो आप ये अपने आप अंदाजा समझ लेना कि एनर्जी डिक्रीज हुई है, बिकॉज दे आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। अगर मैं कहता हूँ किसी चीज़ की वेवलेंथ डिक्रीज हुई है, तो उसमें ये समझ जाना कि जो एनर्जी है वो इंक्रीज हुई है, ठीक है, बिकॉज दे आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। ये चीज़ें जब मैं बताऊंगा तो आपको माइंड में रखनी है। कहाँ रखनी है? माइंड में, ताकि आपको चीज़ें पता रहे। एक चीज़ क्लियर हो गई, ठीक है। अब सुनो, दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है कि जो वेवलेंथ है, एनर्जी जो है, एनर्जी जो है, एक लाइट है मान लो, और इसके कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ है या एनर्जी है, वो तो इसकी एनर्जी है। एक चीज आती है इंटेंसिटी, वो भी समझो क्या होती है इंटेंसिटी। मैंने मान लिया कि इसकी इंटेंसिटी आई है, और ये इस इंटेंसिटी के साथ मैंने कोई सॉल्यूशन लिया हुआ है, मैंने उसमें से पास करा दी, मैंने उसमें से ये पास करा दी, ठीक है फ्रेंड्स, मैंने इसमें से ये पास करा दी। पास करने के बाद ये निकल गई, और इसकी अब इंटेंसिटी जो है वो आई हो गई, ठीक है। इंटेंसिटी क्या हो गई? आई हो गई, ओके। अब इसमें कुछ ना कुछ तो चेंज आया होगा, ठीक है फ्रेंड्स। जो भी चेंज आता है उसे मैं कहता हूँ इप्सिलॉन। क्या कहता हूँ? इप्सिलॉन। और एब्जॉर्बेंस, मॉलिक्यूलर एब्जॉर्बेंस कोफिशिएंट इप्सिलॉन। और इप्सिलॉन जो होता है एक तरह से इन और इन दोनों का रेशो होता है, और इसी से रिलेटेड आपके कुछ लॉज आते हैं, वो भी हम अभी पढ़ेंगे। तो चीज़ें समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जब इंटेंसिटी की बात हो रही है तो इसका मतलब तीव्रता की बात हो रही है, तीव्रता में आई कमी की बात हो रही है, एनर्जी की बात नहीं हो रही है। वो लाइट की इंटेंसिटी है कि लाइट की तीव्रता कितनी है, ठीक है, उसमें एनर्जी से कोई लेना देना नहीं है। जब मैं एनर्जी की बात कर रहा हूँ तो मैं वेवलेंथ की बात कर रहा हूँ, कि मतलब वेवलेंथ में क्या चेंज आया, ठीक है, ये सब। एक चीज बेसिक क्लियर हो गया, ठीक है। दूसरा बेसिक एक और समझो, कि अगर हम विजिबल लाइट की बात करें, किसकी बात करें? विजिबल लाइट की। ये भी बेसिक है, थोड़ा सा समझ लेना। विजिबल लाइट की बात करें तो विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ होती है 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर तक होती है, ठीक है। 400 से 800 नैनोमीटर तक होती है, देखो यहाँ पर देख लो, ओके। अब ये 400 नैनोमीटर में होती है वायलेट कलर की, और रेड कलर की होती है 800 नैनोमीटर, ठीक। अब ध्यान दो, मैं आपसे पूछने लगूँ किसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, तो आप कहोगे सर रेड कलर की ज़्यादा है। बिल्कुल, इसकी जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा है, और इसकी जो वेवलेंथ है वो कम है, ठीक है। ये भी ध्यान रखना। तो अगर किसी सब्सटेंस की मैं बात कर रहा हूँ कि विजिबल लाइट में वेवलेंथ कम है, तो ये समझ जाना कि जो उसका कलर होगा वो लगभग ब्लू वॉयलेट इनमें आएगा। और अगर किसी सब्सटेंस की बात करेंगे कि वेवलेंथ ज़्यादा हो रही है, तो हम बात करेंगे कि वो रेड की तरफ जा रहा है, ओके। और ये भी हमारे सिलेबस में अभी आगे आएगा, टॉपिक है अच्छा खासा, उसे समझना भी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बेसिक जो चीज़ें हैं वो आपको याद रखनी है जब हम अल्ट्रावायलेट चीज़ें पढ़ते हैं। चलो, अब हमारे पास इसके रिलेटेड दो लॉज आते हैं। तो पहला हमारा लॉ क्या आता है? वो आता है लैम्बर्ट्स का नियम। लैम्बर्ट का नियम ये कहना है, जब एक वर्णी प्रकाश यानी एक ही रंग की तरंग दैर्ध्य का प्रकाश का कोई पुंज यानी कोई किरण किसी समांगी अवशोषी माध्यम से गुजरता है, होमोजीनियस एब्जॉर्बिंग मीडियम से गुजरता है, तो अवशोषक माध्यम की मोटाई के साथ विकिरण की तीव्रता में होने वाली कमी की दर आपतित विकिरण की तीव्रता के समानुपाती होती है। अब समझ में आया? यही चीज तो मैं आपको समझा रहा था। मान लो कोई आपने एक सैंपल लिया, और इस सैंपल की जो लंबाई है वो एल है, क्योंकि उसने कहा ना कि दर के साथ, चलो एल नहीं, यहाँ पे एक्स रखा हुआ है तो एक्स मान लेते हैं। कितनी है लंबाई इसकी? एक्स है। अब इसमें कोई इंटेंसिटी की लाइट आई, ठीक है, और लाइट यहाँ से पार हो गई, ठीक, इस सैंपल में से लाइट पार हो गई, ठीक। तो ये कह रहे हैं अब क्योंकि कुछ ना कुछ तो एब्जॉर्ब हुई ना एनर्जी, कुछ ना कुछ तो एब्जॉर्ब हुई, तो उसमें कमी आएगी, इंटेंसिटी में कमी आएगी। अब ये कह रहे हैं वो जो कमी की दर है किसके साथ? उसकी दूरी के साथ जो कमी की दर है, दैट इज डी आई अपॉन
dx जो है वो इसकी जो इनिशियल आपतित तीव्रता थी उसके समानुपाती होती है। मैंने मान लिया आपतित तीव्रता आई नोट थी तो ये आई नोट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब एक और है, हम ये कह रहे हैं क्योंकि कमी हो रही है, तीव्रता में कमी हो रही है, ये वाली तीव्रता ज़्यादा आई थी बाद में कम हो गई, तो कमी के लिए क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, कमी जब होती है किस चीज़ में, माइनस लगाते हैं, तो माइनस डी आई अपॉन डी एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई नॉट। अब यहाँ से माइनस डी आई अपॉन डी एक्स जब इक्वल करा तो रख लिया के इंटू आई। अब के क्या है यहाँ पर, अवशोषण स्थिरांक, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, जिसकी मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था। यहाँ के से डिनोट किया है, एप्सिलॉन से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए, दिस इज द लैम्बर्ट नियम। तो हो क्या रहा है, और चीज़ें बताता हूँ। एक आपने सैंपल लिया, उसकी पर्टिकुलर कुछ लंबाई है x, ठीक, उस पर कोई इंटेंसिटी की लाइट आपने गुजारी, इंटेंसिटी की लाइट जाते ही दूसरी साइड से लाइट वापस आई, लेकिन उसकी इंटेंसिटी में कम हो गई। तो हम ये देख रहे हैं कि लंबाई के साथ, सैंपल की लंबाई के साथ कितनी इंटेंसिटी में कमी आई। तो उसके लिए एक फॉर्मूला दिया कि लंबाई के साथ इंटेंसिटी में आने वाली कमी आपतित किरण की जो इंटेंसिटी है उसकी तीव्रता के समानुपाती होती है, उस इंटेंसिटी के समानुपाती होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितनी तेज गिरेगी उतनी ज़्यादा कमी आएगी, जितनी कम इंटेंसिटी की गिरेगी उतनी कम इंटेंसिटी की कमी आएगी। शॉर्ट में ये है, समझ गए, क्लियर हुआ, ओके। अब बात करते हैं, एक और इसमें मॉडिफाई आता है थोड़ा सा, उसे हम कहते हैं बियर्स का लॉ, या फिर इसे कंबाइनली कहते हैं बियर लैम्बार्ट लॉ, क्योंकि उन्होंने लैम्बार्ट के नियम को ही थोड़ा सा मॉडिफाई किया। ठीक, सेम ही है, बस इसमें इन्होंने कहा कि यदि किसी एकवर्णी प्रकाश के किरण पुंज को किसी अवशोषी पदार्थ के विलयन से गुजारा जाए तो विलयन में तय की गई दूरी के साथ विकिरण की तीव्रता में कमी की जो दर है, दैट इज माइनस डी आई अपॉन डी एक्स, आपतित विकिरण की तीव्रता के साथ साथ विलयन की सांद्रता के भी समानुपाती होती है। बस इन्होंने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया कि आप ये कह रहे थे ना कि भाई सॉल्यूशन की लंबाई मान लो x है और जो आपने इंटेंसिटी गिरी आई, इसमें से ये निकल गई, ठीक है, कुछ भी निकली, हमें नहीं पता कितनी इंटेंसिटी की लाइट निकली, और ये जो इंटेंसिटी है वो कम है, कमी आई है, ठीक है, पहले वाली ज़्यादा थी, तो इसमें जो कमी आई है दैट इज माइनस डी आई अपॉन डी एक्स, जो कमी आई है वो सिर्फ गिरने वाले इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनली है, उसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कि इसकी सांद्रता कितनी थी, ये सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन कितना था उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक, तो इन्होंने क्या बना दिया, माइनस डी आई अपॉन डी एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई इंटू सी, तो माइनस डी आई अपॉन डी एक्स बराबर हमारा क्या हो गया, के डॉट आई डॉट सी, ये फॉर्मूला आ गया। ओके फ्रेंड्स, क्लियर हुआ, ये है सारी चीज़ें इसमें, ये है। ठीक, अब यहीं से इसका एक थोड़ा सा और मॉडिफाइड लॉ आता है, दैट ए इज इक्वल एप्सिलॉन एल इंटू सी। अब यहाँ ए इज इक्वल एप्सिलॉन ए ई, ये एप्सिलॉन एल इंटू सी क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। देखो ए क्या है, ए इज द एब्जॉर्बेंस, ए इज द एब्जॉर्बेंस यानी अवशोषकता, सबस्टेंस की अवशोषकता है, ये सबस्टेंस की प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है, सबस्टेंस की अवशोषकता। ठीक है फ्रेंड्स, अवशोषकता। अब बात करता हूँ इप्सिलॉन क्या है, इप्सिलॉन है मोलर एब्जॉर्बेंट कोफिशिएंट, मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, ठीक है, इसका मतलब मोलर अवशोषक नियतांक, यानी कि ये क्या है, ये क्या है, ये है कि कितने पर्टिकुलर लेंथ के अकॉर्डिंग जो सैंपल है वो कितनी एब्जॉर्प्शन दिखा रहा है। ठीक है, तो मोलर एब्जॉर्बेंस कोफिशिएंट है, मोलर अवशोषकता नियतांक है। एल क्या है, एल इज द पाथ कवर्ड फ्रॉम द सैंपल, जो डिस्टेंस लाइट ने, यूवी लाइट ने, अल्ट्रावायलेट लाइट ने कवर की, तो पाथ कवर्ड बाय लाइट थ्रू द सैंपल, थ्रू द सैंपल, हमने एक्स लिया था, यहाँ पर एल ले लिया। ओके, और सी क्या है, सी इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सैंपल, जो भी हम सैंपल लेंगे सब्सटेंस लेंगे उसका कॉन्सेंट्रेशन है, तो ये आ गया। अब यहाँ से जनरली क्या होता है, एप्सिलॉन का फॉर्मूला क्या बन जाता है, एप्सिलॉन का फॉर्मूला बन जाता है ए अपॉन एल इंटू सी, और अगर हम कॉन्सेंट्रेशन निकालना है तो कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला बन जाएगा ए अपॉन एप्सिलॉन मल्टीप्लाई एल। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वाला फॉर्मूला भी जरूर आता है, ये पिछले वाले फॉर्मूले का ही मॉडिफाइड रूप है एक तरह से, यानी कि जो हमारा डी आई माइनस डी एक्स आया था उन्होंने एब्जॉर्बेंस बना लिया, बाकी सारी चीज़ों को मल्टीप्लाई करके निकाल दिया, दैट्स इट। ठीक है, मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट के की जगह आया है, एल दैट इज लेंथ आई है, और सी क्या है उसका कॉन्सेंट्रेशन आया, तो ये हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ, दैट्स इट। अब फ्रेंड्स एक चीज़ आती है, सबसे अच्छे टॉपिक्स हैं अब यहाँ से शुरू होंगे। कुछ चीज़ें हैं जैसे लाइक क्रोमोफोर क्या होते हैं,
क्रोमोफोर के बाद ऑक्सोक्रोम क्या होते हैं, इनके कारण क्या होता है, इनको बताने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें जो बेसिक है ना वो समझाता हूँ, ताकि आपको चीज़ें थोड़ी सी और क्लियर हो जाए। ठीक है, उसके लिए मैं चलूंगा एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओर। तो मैं सबसे पहले ना आपको एटॉमिक ऑर्बिटल्स की जानकारी देता हूँ। ठीक है, आपको पता है जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं जनरली अभी जो हम डील करने वाले हैं वो करने वाले हैं एस ब्लॉक के, दैट इज एस जो कि स्फेरिकल होता है, और पी ऑर्बिटल्स दैट इज जो डम्बल शेप के होते हैं। ठीक है, इनके साथ अब मेरी बात सुनिए, जो ये एस होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल जुड़ते हैं तो दो नए एटॉमिक ऑर्बिटल बनते हैं। दो ऑर्बिटल जुड़ते हैं, दो नए बनते हैं। आपको ये भी पता होगा कि सिग्मा कब बनते हैं और पाई कब बनते हैं। सिग्मा जनरली कब बनते हैं, जब एस एस मिले तब सिग्मा बनता है, जब एस और पी मिले तब भी सिग्मा बनता है, जब दो पी एक्सेलिन मिले तब भी सिग्मा बनता है। लेकिन अगर मैं पाई बॉन्ड की बात करूं कि पाई बॉन्ड कब बनते हैं, तो पाई बॉन्ड बनते हैं पी ऑर्बिटल की पार्शियल ओवरलैपिंग से। इस तरह की जो ओवरलैपिंग होती है उससे पी ऑर्बिटल बनते हैं। कुल मिला के इसमें क्या होता है, एक ऑर्बिटल ऐसे बन जाता है, एक ऑर्बिटल ऐसे बन जाता है, इससे हमारा बनता है पाई बॉन्ड। ठीक, केवल एक ही कंडीशन है पाई बॉन्ड की, ये वाली। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हुआ? ओके, अब इससे आगे की बात समझिए। इससे आगे की बात यह है कि जब एटम्स मॉलिक्यूल बनाते हैं तब क्या होता है। तो जब एटम मॉलिक्यूल बनाते हैं ना, तो फ्रेंड्स दो एटम के जो एटॉमिक ऑर्बिटल आते हैं वो दो तरीके से जुड़ सकते हैं। वो दो तरीके से जुड़ सकते हैं जिससे बॉन्डिंग ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनते हैं। बॉन्डिंग ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनते हैं। मान लो एक इलेक्ट्रॉन का, एक एटम का, ठीक है, पी ऑर्बिटल ये वाला आया, दूसरे एटम का भी ये वाला आया। ठीक है, अभी हम क्या देख रहे हैं कि दोनों का जो एक जैसा डंबल है, जो एक जैसी शेप है, वो सामने सामने है। तो ये दोनों आपस में इस तरह से ओवरलैप कर लेंगे, क्योंकि हमें पता है ना पाई बॉन्ड बना रहे हैं। कौन सा बना रहे हैं, पाई बॉन्ड वाला। मैं एटॉमिक ऑर्बिटल बना रहा हूँ सिर्फ पाई बॉन्ड वाले। तो इसके कारण क्या होगा, ये कुछ इस तरह से बन जाएंगे। ठीक है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल। क्या कहते हैं, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिले, दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिले तो दो ही बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेंगे। तो ये आए हमारे पहले बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। उसके बाद देखो, अगर मान लो एक तो ऐसे है, दूसरा ऐसे, अब आप ये देख लो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट में है। तो जब ये अपोजिट में है तो एक दूसरे से नहीं मिलते, दूर दूर रिपल्सिव नेचर दिखाते हैं। ठीक है, और इसमें तो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, इसमें तो दोनों एक का इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, शेयर हो रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन भागा फिर रहा है। लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं हो सकता दोनों में। इनको हम कहते हैं एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। क्या कहते हैं इन्हें, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स कहते हैं। ये थ्योरी समझ में आई कि नहीं? ठीक है, और इसे हम पाई स्टार से डिनोट करते हैं, क्योंकि पाई बॉन्ड बनाए थे लेकिन बना नहीं, तो पाई स्टार से डिनोट करेंगे, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बन गए। इसमें फ्रेंड्स एक ये रीजन आ जाता है जिसे हम कहते हैं नोड। और नोड क्या रीजन होता है, नोड इज द रीजन ऑफ जीरो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये एक ऐसा रीजन बन जाता है जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है। ओके, ये सारी चीजें समझ में आई आपको कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल बनते हैं, दो एटॉमिक ऑर्बिटल जुड़ते हैं, दो तरीके से जुड़ सकते हैं। एक तो जब सेम टाइप हो तब बॉन्डिंग बनाएगा, अपोजिट टाइप हो तब एंटी बॉन्डिंग बनाएगा। तो अगर आपके पास दो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं तो दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, उसमें एक बॉन्डिंग वाला होगा और दूसरा एंटी बॉन्डिंग वाला होगा। अब जो एंटी बॉन्डिंग वाला होगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, इसकी एनर्जी हाई होती है, और जो बॉन्डिंग बनाएगा क्योंकि उसने बॉन्डिंग बना ली, वो स्टेबल हो गया, तो उसकी एनर्जी लो होती है, कम होती है। ठीक है, ये थोड़ा सा बेसिक था। क्या था, बेसिक, जिससे आपको ये पता लग गया कि ऑर्बिटल हमारे कौन कौन से बन रहे हैं। ठीक है, अब फ्रेंड्स अब चलता हूँ मेन टॉपिक पे जो हम चल रहे थे। ठीक है, यहाँ पर आते हैं दोबारा से। हम पढ़ रहे हैं क्रोमोफोर, वर्णमूलक, ऑक्सोक्रोम दैट इज वर्णवर्धक, वो सब क्या होते हैं, इनका भी खेल यही है। उससे पहले मैंने आपको थोड़ा बेसिक इसलिए बता दिया ताकि आपको ये पता लग जाए पाई और पाई स्टार होता क्या है, नया ना लगे। ठीक है, तो पाई हम कैसे देख रहे हैं, पाई हम देख रहे हैं कि भाई जो दो पी ऑर्बिटल आए थे, ठीक है, उन्होंने पैरेलल ओवरलैपिंग करनी चाहिए। पैरेलल ओवरलैपिंग में दो तरह की चीज़ें हुई, एक तो बॉन्डिंग वाले बन गए जब सेम टाइप के थे, और एक एंटी बॉन्डिंग वाले बन गए। ठीक है, ये चीज़ हो गई। ओके, अब चलते हैं कि क्रोमोफोर क्या होते हैं। क्रोमोफोर क्या होते हैं, अब इसको हम कैसे समझ रहे हैं, इसको हम ऐसे समझ रहे हैं कि कोई एक मॉलिक्यूल उठा लो, कोई भी एक मॉलिक्यूल उठा लो, और उस मॉलिक्यूल के अंदर हमने क्या करा कि
कुछ और इंट्रोड्यूस करा दिया, कुछ एक नया ग्रुप इंट्रोड्यूस करा दिया। और उस ग्रुप के इंट्रोड्यूस कराते ही क्या हुआ कि जो एनर्जी थी, जो एब्जॉर्बेंट था, उसमें कुछ चेंज आ गया, उसमें कुछ चेंज आ गया। तो वो चेंज क्या आया और किस ग्रुप के कारण चेंज आया, उसी को हम अलग अलग तरीके से देख रहे हैं। तो पहला इसमें हमारा क्या आता है, क्रोमोफोर, दैट इज वर्णमूलक क्रोमोफोर। तो किसी यौगिक में स्थित रंग उसमें स्थित एक या अधिक असंतृप्त समूह के कारण होता है, जिसमें कम से कम एक पाई बंद होता है। समझ गए, क्लियर हुई बात। यानी आज तक आप जो भी सब्सटेंस देख रहे हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अंदर, जो भी सब्सटेंस देख रहे हो, उसमें जो कलर होता है, जो उसमें रंग होता है, वो किसके कारण होता है, वो उसमें या तो एक या फिर उससे अधिक असंतृप्त समूह होंगे। असंतृप्त मतलब डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड वाले, या तो डबल बॉन्ड वाले हो सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड वाले, ये ग्रुप हो सकते हैं, इनके कारण होता है। ठीक है, और इनमें कम से कम एक पाई बॉन्ड तो होता ही होता है। आप सब देख लो, अगर डबल और ट्रिपल आएगा तो एक पाई बॉन्ड जरूर आना है। अगर आप बात करो NO2 की, तो मैं इसमें बता दूं, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ होता है और एक ऑक्सीजन सिंपल होता है। एक ऑक्सीजन सिंपल होता है, एक डबल बॉन्ड के साथ होता है। तो इसमें भी पाई बॉन्ड है। तो इन सब में पाई बॉन्ड है। जब इन सब में पाई बॉन्ड है तो इन सबको हम क्या कह रहे हैं, इन सबको हम कह रहे हैं क्रोमोफोर समूह या फिर वर्ण मूलक, क्योंकि इनसे रंग आता है, इनसे रंग आता है। मैं लिख देता हूँ हिंदी में, इनसे रंग आता है, ये रंग देते हैं किसी भी सब्सटेंस को। ठीक है, अब ये रंग दे रहे हैं सब्सटेंस को, तो करेंगे क्या, ये दृश्य और पराबैंगनी क्षेत्र से ऊर्जा अवशोषित करके पाई टू पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण दिखाते हैं। अब इसके इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इन सबके कारण इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं कि पाई से पाई स्टार में चले जाते हैं एनर्जी को एब्जॉर्ब करके। अब आप कहोगे सर पाई से पाई स्टार में क्यों जा रहे हैं, पाई से और कहीं क्यों नहीं जा सकते। वो फ्रेंड्स देखो, अब रीजन क्या है, रीजन ये है कि जो पाई होता है, सिंपल पाई, वो बॉन्डिंग ऑर्बिटल को हम डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल को, और इसकी एनर्जी कैसी होती है, लो होती है। पाई स्टार जो होता है वो किसको डिनोट कर रहा है, एंटी बॉन्डिंग को, अभी मैंने बताया था, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल को। अब एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल की एनर्जी कैसी होती है, हाई। और अभी थोड़ी देर पहले तो पढ़ा था, जब भी कोई मॉलिक्यूल्स के अंदर कोई भी चीज एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगी, अल्ट्रावायलेट विजिबल किसी भी तरह की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगी, तो उसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो लो से हाई में चले जाएंगे, दैट इज बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग में। अब जब पाई ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं तो पाई बॉन्डिंग है, एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार है। तो कहां से कहां चले गए, कहां से कहां चले गए बताओ, पाई से पाई स्टार तक। ठीक है, तो अल्ट्रावायलेट के केस में ध्यान रखना कि जो एटम्स हैं उसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वही खेल खेल रहे हैं, और वो भी केवल के किस किस के बीच खेल रहे हैं, सिर्फ पाई और पाई स्टार के बीच, इसके अलावा कहीं कोई ट्रांजिशन नहीं है, पाई और पाई स्टार। ओके, सिर्फ पाई से पाई स्टार। अब आप कहोगे सर एक बात तो बताओ, सिग्मा में भी नहीं हो सकता, सिग्मा के सिग्मा स्टार भी नहीं जा सकते। फ्रेंड जा सकते हैं, लेकिन वो अल्ट्रावायलेट और विजिबल में नहीं लेते, वो ज़्यादा वाले विजिबल में लेते हैं। उसके लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, क्योंकि सिग्मा की जितनी बॉन्डिंग में कम एनर्जी होगी, एंटी बॉन्डिंग में उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी, तो उनके लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए। ओके, दैट्स इट। So they absorb the energy from visible and the ultraviolet region and show pi to pi star transition, that is bonding pi to anti bonding pi star transition। क्रोमोफोर में क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन के साथ साथ अबंधी, दैट इज एन इलेक्ट्रॉन LP युग में भी हो सकते हैं। अब ये कहना है, देखो इन सब में अगर बात करें तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ डबल बॉन्ड ही होंगे, डबल बॉन्ड के साथ साथ अगर मैं बात करूँ इस पर लॉन पेयर भी हो सकते हैं, जिन्हें हम अबंधी एन इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ इस वाले ऑक्सीजन पे लॉन पेयर हो सकते हैं भाई। ठीक है, इस वाले ऑक्सीजन पे भी लॉन पेयर होते हैं, जो कार्बोनिल वाला ग्रुप है इसमें भी लॉन पेयर हो सकते हैं। तो ये एन इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन एन इलेक्ट्रॉन भी क्या करते हैं, ये भी पाई स्टार में चले जाते हैं, ये भी पाई स्टार में चले जाते हैं, तो इसलिए ये रंग दिखाते हैं। और पाई स्टार में जाने पे क्या करेंगे, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। जब एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे तो रेडिएशन दिखाएंगे, मतलब कि एब्जॉर्बेंस दिखाएंगे, और जो रेडिएशन निकलेगी, जो भी हमें स्पेक्ट्रम मिलेगा, उसमें वो कलर नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, वर्ण मूलक होते हैं। In a chromophore, along the pi electrons, non-bonding electron pair also be present। ठीक है, उदाहरण के लिए कीटो की बात करते हैं तो कीटो में एक्सोन के ऊपर अबंध इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। ठीक, दूसरा ग्रुप क्या आता है, दूसरा ग्रुप आता है ऑक्सोक्रोम। ऑक्सोक्रोम कौन होते हैं, वर्णवर्धक, ऑक्सोक्रोम वर्णवर्धक। अब पिछले वाले क्या थे, वो तो मॉलिक्यूल्स को कलर दे रहे थे, सिर्फ कलर दे रहे थे,
उनका काम था कलर देने का। कलर देने में क्या कर रहे थे, वो कलर कैसे दे रहे थे कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है उसने एनर्जी को एब्जॉर्ब करा, पाई से पाई स्टार में चला गया। जब पाई से पाई स्टार में गया तो कुछ एनर्जी को तो एब्जॉर्ब कर लिया, जिस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर वो दे रहे थे। यही तो कर रहे थे। कल पहली वाली वीडियो में बताया हुआ है, अगर रेड कलर दे रहे हैं तो समझ लो ग्रीन एब्जॉर्ब किया होगा, ग्रीन दे रहे हैं तो रेड एब्जॉर्ब किया होगा। ठीक है, तो वो इस तरह कलर दे रहे थे। अब आते हैं दूसरे ऑक्सोक्रोम, दैट इज वर्णवर्धक। वर्णवर्धक मतलब क्या, कि ये खुद से कलर नहीं देते लेकिन कलर को बढ़ा देते हैं। किसी यौगिक में स्थित वे समूह जो स्वयं तो रंग नहीं देते, अपना तो अपनी ओर से तो रंग नहीं दे सकता, अगर ये अकेले है तो रंग नहीं देंगे, परंतु परंतु मूलक से जुड़कर उसकी रंग प्रदान करने की क्षमता को बढ़ा देते हैं। इन समूह को हम क्या कहते हैं, ऑक्सोक्रोम वर्णवर्धक कहते हैं। ठीक है, अब ये जो वर्णवर्धक है ये वर्णवर्धक क्यों है, ये वर्णवर्धक क्यों है उसका रीजन है। अब सुनो, हमें एक बात तो पता लगी कि कलर कब आ रहा है, कलर कब आ रहा है। कोई मुझसे कलर थ्योरी पूछ भी रहा था तो कलर थ्योरी मैंने एक चीज सिंपली बता दी कि जब कोई इलेक्ट्रॉन पाई से निकल के पाई स्टार में जा रहा है तो कलर आ रहा है, इतनी बात। ठीक है, खास करके अल्ट्रावायलेट और विजिबल वालों की। ठीक, अब ये वाले कलर कैसे बढ़ा रहे हैं, ये वाले कलर ऐसे बढ़ा रहे हैं कि इनके पास होता है लॉन पेयर, इनके पास क्या होता है एन इलेक्ट्रॉन, और एन इलेक्ट्रॉन भी क्या करते हैं साथ साथ कि एन वाले में से निकल करके पाई स्टार में चले जाते हैं, तो एनर्जी यहाँ भी एब्जॉर्ब हो रही है। अगर जाएंगे तो यहाँ भी तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, तो यहाँ भी एनर्जी एब्जॉर्ब करी, और पिछले वालों ने यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब करी, तो डबल एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई। जितनी ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब होगी उतना ज़्यादा कलर आएगा, सिंपल फैक्ट है। समझ रहे हो, क्लियर। तो इनमें कम से कम एक अबंधी इलेक्ट्रॉन योग होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो इसमें कौन कौन से ग्रुप आते हैं ऑक्सीजन में, ओ एच, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होता है, ओ आर सेम है ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, नाइट्रोजन NH2 इसके पास लोन पेयर है, और सल्फर के बाद इसके पास लोन पेयर है। तो इन सब के पास लोन पेयर होते हैं, इसलिए ऑक्सोक्रोम वर्णवर्धक कहलाते हैं। ठीक है, बात क्लियर हुई, कंसेप्ट क्लियर हुआ। तो दो तरह के ग्रुप है हमारे पास, एक दो ऑक्सोक्रोम जो रंग देते हैं, एक ऑक्सोक्रोम जो वर्ण रंग बढ़ाते हैं, और दूसरे हमारे पास क्या थे, क्रोमोफोर जो कि किसी चीज को कलर देते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। अब होगा क्या, अब होगा क्या उसको समझने से पहले कुछ बेसिक चीजें और बताता हूँ, कुछ बेसिक चीजें और बता दो। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अल्ट्रावायलेट का हम ग्राफ कैसे बनाते हैं, अल्ट्रावायलेट रेस का हम ग्राफ कैसे बनाते हैं। तो हम इस ग्राफ को दो में बनाते हैं। पहली चीज हमारी क्या आती है, इसमें आती है हमारी एब्जॉर्बेंस। क्या होता है एब्जॉर्बेंस, और एब्जॉर्बेंस किस चीज को दिखाता है, इंटेंसिटी को। क्या दिखाता है, इंटेंसिटी को, कि भाई कितनी इंटेंसिटी उसने एब्जॉर्ब की। ठीक है, इंटेंसिटी कितनी एब्जॉर्ब कर रहा है, कितनी ज्यादा इंटेंसिटी के साथ एब्जॉर्बेंस दिखा रहा है वो। दूसरी चीज आती है वेवलेंथ, कि वेवलेंथ में क्या चेंज आ रहा है, कहाँ कहाँ चेंज आ रहा है। ठीक है, दो चीज आती है। तो इसको तो हम सिग्मा भी कह सकते हैं, सॉरी एप्सिलॉन भी कह सकते हैं, और इसको वेवलेंथ दैट इज लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो जब भी कोई एनर्जी एब्जॉर्ब हुई उसके थ्रू वेवलेंथ हमें पता लग गई। ठीक है, वेवलेंथ पता लग गई, हमने ये देख लिया कि वेवलेंथ के साथ इंटेंसिटी में क्या चेंज आया, तो हमने एक ग्राफ बना लिया कि वेवलेंथ के साथ इंटेंसिटी में कुछ ऐसा चेंज आया कि अगर वेवलेंथ यहाँ पर थी मान लो 20 मान लो, ठीक है, तब इतना था, 30 था तब इतना था, 40 था तब इतना था, 50 था तब इतना था, 60 था तब इतना था। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि जब 20 nm की वेवलेंथ थी तब तो एब्जॉर्बेंस बहुत कम था, इंटेंसिटी बहुत ही कम कम हुई थी। लेकिन जैसे जैसे हम ज़्यादा वाले पे गए 60 पे, उसने सबसे ज़्यादा 1.0 तक की एब्जॉर्बेंस दिखाई है, सबसे तेज इंटेंसिटी का एब्जॉर्बेंस दिखा है, बहुत ज़्यादा। मतलब इस नैनोमीटर पे जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब की गई है वो बहुत ज़्यादा की गई है। ठीक है, पूरी तरह से एब्जॉर्ब की गई, मतलब उसमें कुछ भी कलर उसका बचा ही नहीं, उसे पूरी को एब्जॉर्ब कर लिया। समझ रहे हो, समझ रहे हो। ठीक है, चलो मैं इसको एक और एग्जांपल से बताता हूँ। मान लो आपके सामने अभी कोई बल्ब जल रहा है, आप क्या करते हैं, उस बल्ब के सामने ना एक ब्लैक स्क्रीन लगा दो हल्की सी, मतलब कपड़ा, काला कपड़ा कोई हल्का सा लगा दो। फिर आपने क्या करा, या काला कपड़ा भी छोड़ो, मैं कहता हूँ एक सिल्वर स्क्रीन लगा दो, मतलब ट्रांसपेरेंट पन्नी। क्या होगा, पूरी की पूरी लाइट पार होगी। लेकिन अगर आप उस सिल्वर या फिर ट्रांसपेरेंट पन्नी की भी लेयर बढ़ाते जाओ ना, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो लाइट पार होना बंद हो जाएगी, यानी कि वो बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब हो गई। समझ गए। तो कौन एब्जॉर्ब हुई, एनर्जी। कितनी एब्जॉर्ब हुई, एब्जॉर्बेंस। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ गए, ये है कंसेप्ट। ओके, अब सुनो,
हमें ये पता लग गया कि एक पर्टिकुलर सब्सटेंसेस के लिए मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस किसी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे आ रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब होता क्या है, जैसे ही हमने इसमें कुछ सब्सटेंस मिलाया, जैसे ही हम सब्सटेंस मिलाएंगे तो एब्जॉर्बेंस भी घटे या बढ़ेगा, ऊपर नीचे जाएगा, और वेवलेंथ भी घटे बढ़ेगी, ये भी आगे पीछे जाएगी, क्योंकि अभी अभी हमने मूलक पढ़े, वर्णमूलक पढ़े, ठीक है, वर्णवर्धक पढ़े, उनके कारण। तो बस यही हमारे पास एक टॉपिक आता है, अवशोषण शीर्ष का विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन पीक। जो ये सबसे ऊंची चोटी है, ये किधर भागेगी, बस ये हमें देखना है, किसके कारण भागेगी ये हमें देखना है और उसे समझना है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये जो ग्राफ बनता है, फिर से बता दूं, ये दो चीज़ों पे बनता है, एक तो एब्जॉर्बेंस जिसमें हम इंटेंसिटी देखते हैं कि कितनी इंटेंसिटी के साथ एब्जॉर्ब हुआ, और दूसरा वेवलेंथ कि कितनी वेवलेंथ को उसने एब्जॉर्ब किया। वेवलेंथ के अकॉर्डिंग एनर्जी कभी भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या आता है, सबसे पहला शिफ्ट होता है उसे हम कहते हैं बैथोक्रोमिक शिफ्ट या वर्णोत्कर्षी शिफ्ट, जिसे हम रेड शिफ्ट भी कहते हैं, बैथोक्रोमिक शिफ्ट या फिर रेड शिफ्ट। अब ये क्या है, ये कहते हैं यदि किसी अणु में वर्णवर्धक परमाणु अथवा समूह जैसे कि OH CH3 NH2 के प्रवेश से बैथोक्रोमिक शिफ्ट प्रदर्शित होता है। तो यानी किसी में अगर वर्णवर्धक है, वर्णवर्धक हम किसको कह रहे थे, ऑक्सोक्रोम्स को, किसको हम कह रहे थे, ऑक्सोक्रोम को। ठीक है, ये क्या होते हैं, वर्णवर्धक, रंग बढ़ाने वाले। अगर ये मौजूद हैं, ये वाले मौजूद हैं, तो क्या होता है कि बैथोक्रोमिक शिफ्ट प्रदर्शित होता है, रेड शिफ्ट प्रदर्शित होता है। अब आपको भी सर है क्या, ये समझ में नहीं आ रहा। तो इसमें क्या होता है, अवशोषण स्पेक्ट्रम में डेल्टा मैक्स के मान में वृद्धि हो जाती है, या फिर ये कहते हैं कि उच्च तरंग दैर्ध्य की तरफ विस्थापित हो जाता है। नहीं समझे, चलो समझाता हूं। मान लो पहले वाला आपका एब्जॉर्बेंस यहाँ था, इस वाले पे इनने 1.0 का एब्जॉर्बेंस दिखाया था नॉर्मल केस में, ये सैंपल नंबर 1 है। ठीक है, यहाँ पर लेकिन जैसे ही क्या हुआ, इस पर कितनी नैनोमीटर आ रही है, यहाँ मान लो 50 नैनोमीटर का इसने एब्जॉर्बेंस दिखाया। ठीक है, अब मान लो इसमें आपने क्या करा, कोई एक सब्सटेंस मिला दिया, ऑक्सोक्रोम, सैंपल नंबर 2। तो ये क्या कर रहा है, ये सेम एब्जॉर्बेंस दिखा रहा है बट वेवलेंथ थोड़ी सी बढ़ गई। ठीक है, एक पॉइंट तक जाते जाते इसकी जो वेवलेंथ है वो बढ़ गई। इट इज अ सैंपल विद ऑक्सोक्रोम, ऑक्सोक्रोम। ठीक है, अब इसने ज्यादा वाली वेवलेंथ को अब्जॉर्ब किया, मैं अगर कहूं तो क्या होगा, इसने उच्च तरंग दैर्ध्य की, ठीक है, उच्च तरंग दैर्ध्य को एब्जॉर्ब किया है। ठीक है, जब इसने उच्च तरंग दैर्ध्य को एब्जॉर्ब किया, ज्यादा वाली को एब्जॉर्ब किया, तो इसने कौन से कलर वाली को एब्जॉर्ब किया होगा, किधर की साइड का कलर ज्यादा इसने एब्जॉर्ब किया होगा, रेड की तरफ का, क्योंकि उच्च तरंग दैर्ध्य किधर होती है, रेड की तरफ, दैट इज ज्यादा वाली वेवलेंथ की तरफ रेड कलर होता है, तो उधर का उसने शिफ्ट कर दिया। ठीक है, यानी कलर में जो इंक्रीजमेंट आया वो किधर आ गया, रेड की तरफ आ गया। समझ लो, तो ऑक्सोक्रोम के कारण क्या आता है, बैथोक्रोमिक या फिर रेड शिफ्ट आता है। वर्णवर्धक भी इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये कलर को डार्क कर देते हैं, रेड की तरफ शिफ्ट कर देते हैं। दैट्स इट, क्लियर। तो अवशोषण शेष दृश्य प्रकाश के लाल रंग की ओर खिसक जाता है, इस कारण इसे लाल विस्थापन भी कहते हैं। तो अगर एग्जाम में आ जाए, लाल विस्थापन किसे कहते हैं, वर्णोत्कर्षी विस्थापन किसे कहते हैं, या बैथोक्रोमिक शिफ्ट किसे कहते हैं, तो ये चीज है, समझ में आया। ओके, तो आई होप कि ये तो बिल्कुल अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। अब ऐसा हुआ क्यों, रीज़न समझो, ऐसा हुआ क्यों, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, थोड़ा सा और समझ लो। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जो ये OH वगैरह है, इसमें क्या करते हैं, ये करते हैं इंक्रीज कॉन्जुगेशन, ये कॉन्जुगेशन को बढ़ा देते हैं। कॉन्जुगेशन मतलब डबल और ट्रिपल बॉन्ड को बढ़ा देते हैं। कैसे, मान लो OH है, इसके ऊपर लॉन पेयर है, ये किसी सब्सटेंस के साथ जुड़ा है, ये उसको लॉन पेयर दे देता है कि भैया एक काम कर, ये जो मेरे पास लॉन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन है उसको पाई इलेक्ट्रॉन में चेंज कर ले। अब पाई इलेक्ट्रॉन में चेंज हो गया, वो ट्रांजिशन हो जाएंगी। तो इसलिए ये क्या करते हैं, वेवलेंथ को इंक्रीज कर देते हैं, वेवलेंथ को, उच्च तरंग दैर्ध्य को तरफ शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ, पक्का, दैट्स इट। अच्छा एक बात बताओ, वेवलेंथ को तो हाई की तरफ शिफ्ट करा, अगर मैं कहूँ एनर्जी को, तो एनर्जी को बढ़ाया कम किया,
बताओ बताओ, एनर्जी को बढ़ाया या इन्होंने कम किया? एनर्जी को कम करते हैं, एनर्जी को कम करते हैं, तभी तो वेवलेंथ ज़्यादा होगी। ध्यान देना ये बात। तो ऑब्जर्व हम करते क्या है एक्चुअली, एनर्जी शिफ्ट को कम करते हैं, जो हमारी एनर्जी होती है उसको कम करते हैं, कम एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, ये भी आप कह सकते हो। ओके, दूसरी बात, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट या फिर वन ऑपकर्षी, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट या फिर ब्लू शिफ्ट। यदि किसी यौगिक में इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह जैसे एसिटल समूह के कारण अवशोषण स्पेक्ट्रम का निम्न तरंग दैर्ध्य की ओर विस्थापन। अब क्या हो रहा है, अब कोई ऐसा ग्रुप आ गया जिसने इसमें से जो कॉन्जुगेशन है वो खत्म कर दिया, यानी कॉन्जुगेशन के जो पाई इलेक्ट्रॉन थे उनको छीन लिया, पाई इलेक्ट्रॉन को छीन लिया, कहीं से एच हटा लिया, उसकी जगह फिर बॉन्ड चले गए, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं हिप्सोक्रोमिक इफेक्ट, दैट इज ब्लू शिफ्ट। अब अगर मान लो कोई यहाँ पर था, इसकी एब्जॉर्बेंस मान लो 1 नहीं 0.8 तक है, मैक्सिमम यही है 0.8 तक, और ये 50 की थी, ठीक है। अब कोई एक सबस्टेंस आया, उसने क्या करा, इस सबस्टेंस ने इसमें से थोड़ी सी जो है वो एब्जॉर्ब कर ली, अब आपका पीक इधर शिफ्ट हो गया, ठीक है, समझ गए। तो इसने एक्चुअली में क्या किया, इसने एनर्जी को बढ़ा दिया, एनर्जी गैप को इंक्रीज कर दिया, एनर्जी गैप को इंक्रीज कर दिया। एनर्जी गैप इंक्रीज होने के बाद क्या हुआ कि ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब हुई तो वेवलेंथ कम हो गई, समझ रहे हो, वेवलेंथ कम हो गई। तो हिप्सोक्रोमिक इफेक्ट एक तरह से मॉलिक्यूल के अंदर एनर्जी गैप को बढ़ा रहे हैं, एनर्जी गैप को बढ़ा रहे हैं, ज़्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करवा रहे हैं। ओके, तो ये हिप्सोक्रोमिक इफेक्ट होता है, जिसके कारण डेल्टा मैक्स के मान में कमी आती है और डेल्टा एक्स का मान जो है ब्लू रंग की ओर सरकता है, ब्लू कलर बढ़ता है, दैट्स इट। इसे हम क्या कहते हैं, नीला विस्थापन या फिर हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। इतनी चीज़ें समझ में आई फ्रेंड्स, आई होप कि आ रही होंगी अच्छे से। चलो, तो हमें ये पता लग गया जो ग्राफ है वो लेफ्ट और राइट सरक सकता है, अगर वो राइट को सरक रहा है रेड भर रहा है, लेफ्ट को सरक रहा है ब्लू भर रहा है। ओके, तीसरी चीज इसमें क्या आती है, हाइपरक्रोमिक इफेक्ट, दैट इज इंटेंसिटी का इफेक्ट। यदि किसी यौगिक में किसी परमाणु अथवा समूह के कारण अथवा विलायक के परिवर्तन से यदि उसके यूवी स्पेक्ट्रम में अवशोषण की तीव्रता के मान में वृद्धि हो जाए तो इस प्रभाव को हाइपरक्रोमिक इफेक्ट कहते हैं। अब की बार क्या हो रहा है, अब की बार ये कह रहे हैं कि एक ग्राफ था, पहले तो यहाँ पर एब्जॉर्बेंस दिखाता है 0.6 पे, आपने कोई सब्सटेंस मिला दिया वो 0.8 तक एब्जॉर्बेंस दिखा रहा है सेम वेवलेंथ पे, ठीक है। तो इसके कारण क्या हुआ, इंटेंसिटी बढ़ी, इंटेंसिटी का एब्जॉर्बेंस बढ़ा, जब इंटेंसिटी का एब्जॉर्बेंस बढ़ा तो शिफ्ट हो गया ऊपर, थोड़ा सा और ऊंचे चढ़ गई, यानी कि एक तरह से पहाड़ जो है, पहाड़ की जो हाइट थी वो 4000 मीटर थी, अब 8000 मीटर हो गई, ऊंचा हो गया पहाड़, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। ओके, यानी इंटेंसिटी ज़्यादा एब्जॉर्ब हो गई। अब इंटेंसिटी ज़्यादा एब्जॉर्ब हो गई तो आप सोचो खुद किसके कारण हुई होगी, ये भी किसके कारण होती है, बैथोक्रोमिक के कारण होती है। बैथोक्रोमिक कौन से थे, कलर बढ़ाने वाले, उन्हीं के कारण हाइपरक्रोमिक शिफ्ट भी होता है। दूसरा आता है हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, हाइपोक्रोमिक। हाइपरक्रोमिक में क्या होता है, पहले तो 0.8 की कर रहा था, अब आपने कोई सब्सटेंस मिला दिया 0.5 ही रह गई, ठीक है। तो इस केस में इंटेंसिटी डाउन हो गई, इंटेंसिटी का एब्जॉर्बेंस कम हो गया, ठीक है। तो इसके कारण क्या होगा बताओ, इसके कारण क्या होगा, इसके कारण हाइपोक्रोमिक इफेक्ट हो जाएगा। तो अब सुनो, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि दो चीज़ों के चेंज आता है, एक तो लैम्डा में और एक इप्सिलॉन में। तो हाइपरक्रोमिक और हाइपोक्रोमिक से तो चेंज आ रहा है इप्सिलॉन में, इसमें इप्सिलॉन की वैल्यू बढ़ रही है, एब्जॉर्बेंस की वैल्यू बढ़ रही है, इसमें इप्सिलॉन की वैल्यू एब्जॉर्बेंस की वैल्यू कम हो रही है, ठीक है। ये हो गया। पिछले वालों में लैम्डा की वैल्यू बढ़ और घट रही है, पैथोक्रोमिक में लैम्डा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, बैथोक्रोमिक में लैम्डा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, और अगर मैं हिप्सोक्रोमिक की बात करूं तो लैम्डा की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। ओके, अब पूरे इसको मैं एक पॉइंट पे यहाँ पे बता देता हूँ क्या क्या हो रहा है। एक ये ग्राफ आया था, इस ग्राफ में एक पर्टिकुलर यहाँ पर है, फिलहाल हम मान लेते हैं कि 500 नैनोमीटर की वो एब्जॉर्ब कर रहा है। कोई एक सबस्टेंस मिलाया और उसने बैथोक्रोमिक शिफ्ट किया, जिसके कारण लैम्डा जो होगा मैक्स, जितनी वो एब्जॉर्ब कर रहा है, मैक्सिमम जितनी वो एब्जॉर्ब कर रहा है, उसकी वैल्यू जो होगी इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। टुवर्ड द रेड कलर, रेड कलर की तरफ बढ़ जाएगी,
ठीक है। और ये किसके कारण होता है? ड्यू टू ऑक्सोक्रोम्स के कारण होता है। ऑक्सोक्रोम मतलब वर्णवर्धक समूह जो होते हैं उनके कारण होता है। ओके, ठीक है। हिप्सोक्रोमिक इफेक्ट में क्या होता है कि जो लैम्डा मैक्स जितनी एब्जॉर्ब कर रहा था वो अब उससे और कम करेगा, वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, जितनी करनी चाहिए उससे कम डिक्रीज, मतलब कम एब्जॉर्ब करेगा, डिक्रीज हो गई, ठीक है। जिसके कारण क्या होगा, सबस्टेंस में ब्लू कलर भरेगा, ठीक है। और ये जनरली किसके कारण होता है? मैं अगर आपको बताऊं तो ये प्रोटोनेटिंग के कारण हो सकता है। आप इसका एक रीज़न दे सकते हो, प्रोटोनेटिंग। प्रोटोनेटिंग मतलब क्या है कि मान लो आपके पास NH2 ग्रुप था, उसने NH3 पॉजिटिव बना लिया, एक प्रोटॉन गेन कर लिया, H प्लस गेन कर लिया। अब H प्लस गेन अगर सबस्टेंस में से कहीं से करेगा, ठीक है, तो जहाँ से H बॉन्ड कम होंगे, जहाँ से H बॉन्ड कम होंगे वहाँ पे डबल बॉन्ड जाएगा, वहाँ पे बॉन्डिंग जाएगी, दैट्स इट। तो ये प्रोटोनेटिंग के कारण होता है, ठीक है। क्लियर हुआ? अब हाइपरक्रोमिक इफेक्ट कब होता है बताओ? हाइपरक्रोमिक इफेक्ट, इसमें जो इप्सिलॉन की मान है वो इंक्रीज हो जाएगी, और हाइपोक्रोमिक में इप्सिलॉन की मान जो है वो कम हो जाएगी, उसमें बढ़ जाएगी, सॉरी इसमें कम हो जाएगी। सो चार चीजें हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखना किसके कारण क्या हो रहा है, कौन सा सब्सटेंस क्या दिखा रहा है, आपको पता होना चाहिए। और बैथोक्रोमिक शिफ्ट, हिप्सोक्रोमिक, हाइपर और हाइपो, दो जगह लैम्डा चेंज हो रहा है लेफ्ट एंड राइट में, और अप एंड डाउन में एप्सिलॉन चेंज हो रहा है, दैट इज एब्जॉर्बेंट जो कोफिशिएंट है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें क्लियर सबको, अच्छे से, पक्का, 100%? ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके बाद हमारा क्या आता है, इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के प्रकार, जो कि अब मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि अच्छा खासा टॉपिक है। अब आपको पता लग जाएगा कि इलेक्ट्रॉन कैसे जंप कर रहे हैं, कहाँ से कहाँ भाग रहे, क्यों भाग रहे, सब इसमें बताऊंगा। और इसमें एक सबसे जो लास्ट में हमारा टॉपिक आएगा वो जरूर समझ के जाना, उसके बिना नहीं तो ये पूरा आपका वीडियो जो है इनकम्प्लीट रह जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के प्रकार, देखो इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण से पहले आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन दो टाइप के होते हैं। एक तो बंधे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग कर रहे हैं, एक अबंधे इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डेड। यहाँ पे नॉन बॉन्डिंग का मतलब एंटी बॉन्डिंग नहीं है, आई एम रिपीटिंग अगेन, एंटी बॉन्डिंग नहीं है, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है, इलेक्ट्रॉन नहीं होते। आई एम रिपीटिंग, एंटी बॉन्डिंग जो ये वर्ड आएगा वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए आएगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूँ। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कौन कौन से होते हैं? सिग्मा वाले, पाई वाले, सब बॉन्डिंग है। अबंधी मतलब N, दैट इज लोन पेयर, ठीक है। ठीक है, चलो एक एग्जांपल देता हूँ, बंधी और अबंधी कौन से हैं। एग्जांपल बनाते हैं, लाइक सी सी, एक और सी लिख लेते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा लेते हैं, एक सी लिखते हैं, इस पे OH लगा लेते हैं, ठीक है। ये विनाइल अल्कोहल है। तो इसमें अब मेरी बात सुनो, अब बताओ कितने सिग्मा कितने पाई, बाकी सभी पूरा करते हैं। यहाँ पर एक बॉन्ड आ गया, यहाँ पर एक बॉन्ड आ गया, यहाँ पर हमारे दो हाइड्रोजन आ गए, ठीक है, यहाँ पर दो हाइड्रोजन आ गए, तीन, ठीक है। मुझे बताना इसमें कितने सिग्मा है, तो आपका होगा सर सिग्मा के लिए एक काम करते हैं, फटाफट से गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और एक यहाँ भी आएगा 12, तो 12 तो हमारे सिग्मा हो गए। पाई कितने हैं, आपका होगा सर एक पाई है, ठीक है। और मैं कहूँ लॉन पेयर कितने हैं, लॉन पेयर आपका होगा सर दो हैं, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर लॉन पेयर होते हैं, तो दो लॉन पेयर हो गए, ठीक है। तो कुल मिला के दो लॉन पेयर का मतलब क्या है कि 4 इलेक्ट्रॉन। तो अब मुझे बताओ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स बताओ। बॉन्ड कितने हैं, 12 बॉन्ड है ना, सिग्मा 12 बॉन्ड है, तो इलेक्ट्रॉन हो गए 24 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स बताओ मुझे कितने हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स है, एक बॉन्ड है ना पाई, तो दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक। अब मुझे बताओ एन इलेक्ट्रॉन कितने हैं, हमें पता है दो लोन पेयर है, एन इलेक्ट्रॉन का मतलब दो लोन पेयर, ठीक है। दो लोन पेयर है तो मतलब 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, एन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4, ठीक है फ्रेंड्स। तो बंधी इलेक्ट्रॉन और अबंधी इलेक्ट्रॉन, अबंधी मतलब लॉन पेयर, ओके। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का कंसेप्ट है, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन अबंधी इलेक्ट्रॉन हमारे एटम का कंसेप्ट है, ठीक। बंधी इलेक्ट्रॉन मैंने बता दिया, बंधी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जो सिग्मा और पाई वाले होते हैं, ठीक है। और ये जो बॉन्ड बनाते हैं इसमें सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, पाई वाले पाई बॉन्ड बनाते हैं। सिग्मा जो बंध है अधिक प्रबल व स्थायी है, ये भी ध्यान दो। अब एक बात मैं बता दूं, जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं उनकी जो एनर्जी होती है वो कम होती है, ये ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है, हाईली स्टेबल है, और प्रबल है, मजबूत भी है, ठीक है, स्ट्रांग भी है। अब जो हमारे पाई बॉन्ड होते हैं, पाई बॉन्ड जो होते हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है, पाई बॉन्ड की एनर्जी ज़्यादा होती है, कम स्टेबल है, और कम स्ट्रांग है, यानी कि वीक है, जल्दी टूट सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो एनर्जी का जब भी हम ग्राफ बनाएंगे तो आपको पता होना चाहिए सिग्मा बॉन्ड नीचे बनता है, पाई बॉन्ड ऊपर बनता है,
ओके, अब बात करते हैं अबंधी इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर या हैलोजन वाले अणुओं में सभी में अबंधी इलेक्ट्रॉन होते हैं, लोन पेयर होते हैं, और इनकी ऊर्जा परमाणु कक्षकों की ऊर्जा के बराबर होती है। जो भी कक्षा की ऊर्जा है लगभग उसके ही बराबर होती है। ठीक, तो अब हमें ये पता लग गया कि कार्बनिक अणु में 3 प्रकार के जो इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा, पाई और एन। लेकिन इन एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल 3 टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सिग्मा, पाई एंड एन। लेकिन 5 प्रकार के कक्षक होते हैं, अणु कक्षक, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। कितने होते हैं? 5 प्रकार के। अब कौन कौन से हैं वो यहाँ पे सुन लो, शायद किसी बुक में लिखा मिले, अदरवाइज बुक छानते जाओगे शायद नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो 5 कैसे हुए, 5 क्यों हुए, रीजन समझो। हम बात करते हैं सिग्मा की। तो सिग्मा का जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं, सिग्मा एटॉमिक ऑर्बिटल है, ठीक है। इसने बॉन्डिंग मतलब वो बनाए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो 2 बनाएगा ना, एक तो बॉन्डिंग वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक एंटी वाला। ठीक है, तो हमारा सिग्मा जो एटॉमिक ऑर्बिटल था, इसने 2 बनाए, एक तो सिग्मा बॉन्डिंग एमओ और एक सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग एमओ। ठीक है, इसी तरह जो हमारा पाई था उसने भी 2 बनाए, एक तो सिंपल पाई और एक पाई स्टार। ये जो पाई एटॉमिक ऑर्बिटल था इसने 2 बनाए, पाई दैट इज पाई मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पाई वाला, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पाई वाला। ठीक है, पाई स्टार। ठीक, अब जो एन था, जो एन इलेक्ट्रॉन थे वो तो लोन पेयर ही अकेले रहते हैं। अब इनको एनर्जी के अकॉर्डिंग मैं लगा के दिखा रहा हूँ, तो ध्यान से सुनो। जो हमारा सिग्मा होता है सबसे कम एनर्जी होती है, ऊपर जाते हुए एनर्जी बढ़ जाएगी। सिग्मा की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात कर रहा हूँ मैं, सभी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सिग्मा सबसे नीचे होता है। सिग्मा, सॉरी पाई लिख दिया मैंने, यहाँ आ जाएगा सबसे नीचे कौन सा होता है, सिग्मा, सबसे कम एनर्जी। उससे ज़्यादा एनर्जी पाई वाले की होती है, उससे ज़्यादा एनर्जी एन वाले की होती है। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं जो हमारे एग्जिस्ट करते हैं। अब इनके बनते क्या हैं, इनसे बनते हमारे कौन से हैं, सिग्मा स्टार नहीं, पहले आएगा पाई स्टार और फिर आएगा सिग्मा स्टार। यानी जो सिग्मा वाला है उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है, सिग्मा स्टार की एनर्जी हाईएस्ट होती है। ठीक है, तो अगर आपसे एग्जामिनर ये जो हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उनको अरेंज करा ले, तो उनकी एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, उनकी एनर्जी का ऑर्डर होगा कि सिग्मा की सबसे कम, पाई की उससे ज़्यादा, एन की उससे ज़्यादा पाई स्टार और सबसे ज़्यादा सिग्मा स्टार। ये आपका ऑर्डर होने वाला है। ओके, इतनी बात क्लियर। अब समझो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन में क्या खेल है। इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन में एक खेल है, मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, कोई एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, कोई एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। ये जो सिग्मा का इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएगा, इसमें भी जा सकता है, इसमें भी जा सकता है, 2 है उसके पास ट्रांजिशन। यानी सिग्मा वाले के 2 ट्रांजिशन मैंने कौन से निकाले, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, सिग्मा टू पाई स्टार। ठीक है, अब मुझे बताना किस में ज़्यादा एनर्जी लेगा, किस में ज़्यादा एनर्जी लगेगा। ऑब्वियसली सिग्मा से लेके सिग्मा स्टार तक में ज़्यादा एनर्जी चाहिए, एनर्जी ज़्यादा चाहिए। जब ये ज़्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, ज़्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो मुझे बताओ किस लेवल की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, ऑब्वियसली विजिबल लेवल वाली को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, दैट्स इट। तो ये चीज़ होती है। अब बात करते हैं कि पाई वालों को, तो जो पाई होगा वो कहाँ जा सकता है, वो जा सकता है सिर्फ पाई स्टार में। किस में जा सकता है, सिर्फ पाई स्टार में। ठीक है, और जो एन वाला होगा वो भी किस में जा सकता है, एन वाला भी पाई स्टार में जा सकता है। तो आपके कुल मिला के 4 टाइप के संक्रमण बनते हैं। पहला तो क्या है हमारा, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, दूसरा हमारा पाई टू पाई स्टार, तीसरा हमारा एन टू सिग्मा स्टार, और चौथा जो आता है हमारा एन टू सिग्मा स्टार आता है। ठीक है, एन टू पाई स्टार और एन टू सिग्मा स्टार, यानी ऊपर तक जा सकता है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन शो सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। जब अणुओं में सिग्मा बंद हो, जैसे कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो यौगिक सिग्मा टू सिग्मा संक्रमण दिखाते हैं। जो हमारे असंतृप्त है जिसमें केवल सिग्मा बॉन्ड है, तो वो सिग्मा से सिग्मा स्टार में जाएंगे। ठीक, किसी में अगर पाई आ गया तो पाई से पाई स्टार में चला जाएगा। एल्कीन्स एंड एल्काइंस शो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन।
अब N2 सिग्मा स्टार कब होगा? फाउंड इन कार्बोनिल कंपाउंड्स व्हेन नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन गेट एक्साइटेड टू पाई स्टार इलेक्ट्रॉन। अब मान लो किसी का लॉन पेयर जो है वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है, तो समझ जाओ वहां पे जो लॉन पेयर था N वाला था वो कहाँ ट्रांजिशन कर रहा है, वो कहाँ इलेक्ट्रॉन को पहुंचा रहा है? पाई स्टार में, N से पाई स्टार में पहुंचा रहा है, कम एनर्जी में, कम एनर्जी लेकर के चला गया। ठीक, और N से सिग्मा स्टार में भी जा सकता है, लाइक फाउंड इन अल्कोहल एंड ईथर वेयर बोथ द सिग्मा बॉन्ड्स एंड नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट, नो पाई बॉन्ड्स। अब इसमें क्या हो सकता है? सिग्मा से मतलब जो N इलेक्ट्रॉन लॉन पेयर से सिग्मा में चला गया जहाँ पर कोई पाई बॉन्ड नहीं था। ओके, ये सारे इलेक्ट्रॉन के संक्रमण होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये समझ में आया? ओके, अब अगला हमारा क्या आता है? अगला हमारा आता है इफेक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन, कि भाई संयोगमन का क्या प्रभाव होता है। पहले समझो संयोगमन क्या होता है। संयोगमन क्या होता है कि हमारा एक मॉलिक्यूल है कुछ इस तरह से, ठीक है, इसे हम कहते हैं कॉन्जुगेशन। क्या कहते हैं? कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन क्यों कहते हैं? इसमें होता है अल्टरनेटिव डबल एंड सिंगल बॉन्ड। अब सारी कहानी इस पे आके रुक गई कॉन्जुगेशन में। ठीक है, तो कॉन्जुगेशन के कारण अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है ये तो हमने देख लिया कि जब ट्रांजिशन होता है कैसे कैसे होता है, वो तो सब देख लिया। कोई मॉलिक्यूल्स आके अड़ गया तब क्या चेंज होता है वो भी देख लिया। अब हम देख रहे हैं कि मॉलिक्यूल्स के अंदर अगर हम डबल ट्रिपल बॉन्ड बढ़ा दें तब क्या होता है, अगर डबल ट्रिपल बॉन्ड बढ़ जाए तब क्या होता है, उसका क्या इफेक्ट है। ठीक है, तो ये कहते हैं अल्ट्रास्कोपी में, अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी में संयुग्मन का प्रभाव भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे एथिलीन के एक अणु में केवल एक पाई बॉन्ड होता है, इसमें दो अणु कक्षक होंगे और इलेक्ट्रॉन जो है पाई से पाई स्टार कक्ष की ओर होता है। ठीक है, ये जो हमारा एथिलीन दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इसमें सिर्फ एक ही पाई है। ठीक, तो मैं बना देता हूँ, देखो ये पाई है, इसमें पाई स्टार बनेगा जब ये एटॉमिक ऑर्बिटल बनेगा, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से यहाँ तक जा सकते हैं, दो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पाई से सिर्फ पाई स्टार तक हो रहा है। ठीक है, यदि इसके संयुग्मन में एक और पाई बंद आ जाए, जैसे कि एग्जांपल मान लो 1,3 ब्यूटाडाइन, तो इसके 4 अणुकक्षक हो जाएंगे। अब 1,3 ब्यूटाडाइन वही होता है जो अभी ऊपर बनाया, ये होता है 1 2 3, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं 1,3 ब्यूटा, क्योंकि 4 है, 2 बार डबल बॉन्ड है, दैट इज डाइईन, इसका नाम है 1,3 ब्यूटाडाइन। अब ये कह रहा है अगर ऐसा कुछ आ जाए यानी कि डबल बॉन्ड बढ़ गए तब क्या होगा? अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी में ये क्या कुछ खास अलग चीज दिखाएगा, वो हमें बताना है, वो हमें पता होना चाहिए। ओके, वही पढ़ना है। तो अब इसमें हो क्या रहा, वो ये कह रहा है कि जैसे ही हमारे पास 1,3 ब्यूटाडाइन आ गया, आपको ये पता लग गया होगा इसमें अगर मैं पूछने लगूं पाई के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, पाई के कितने? 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और 4 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या हुआ? 4 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या हुआ? 4 एटॉमिक ऑर्बिटल है, सिंपल सी बात है, 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। 4 एटॉमिक ऑर्बिटल से तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी कितने बनेंगे? 4 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। अब वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहाँ से कितने बनेंगे, कैसे कैसे बनेंगे, वही हमारा सारा मेन कंसेप्ट है। तो यहाँ से आपकी आती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। क्या आती है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जहाँ से मैं आपको अभी ये चीज़ें समझाने वाला हूँ। तो हमारा एक कंसेप्ट आता है होमो एंड ल्यूमो कंसेप्ट। होमो एंड ल्यूमो कंसेप्ट, उसको समझने से पहले ये चीज़ मैंने आपको समझा दी कि बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल कैसे बनते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनते हैं, एंटी एंड बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं, आणविक कक्षक है मॉलिक्यूलर, यहाँ पे एटॉमिक नहीं आएगा, मॉलिक्यूलर आएगा। ओके, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है। ठीक, अब जिसमें 2 बार डबल बॉन्ड आ गया, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, उसमें ये कैसे होगा, उसमें एक हानि कैसे होगी, वो हमें समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम किसका एग्जांपल ले रहे हैं? हम ले रहे हैं 1,3 ब्यूटा डाइईन का। ठीक है, स्ट्रक्चर हम कुछ ऐसे बनाते हैं इसका, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड। ठीक है, अब आपको यहाँ से ह्यूमो और ल्यूमो का जो कंसेप्ट है वो भी मैं बिल्कुल क्लियर कर दूंगा और ये वाला भी आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अब समझिए, जब ये 4 हैं, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, आपको पता है ना यहाँ पे पी कौन से वाले हैं? पी डंबल शेप वाले हैं, सीधे खड़े हुए हैं ताकि पैरेलल ओवरलैपिंग हो सके, ये तो आपको पता होगा।
नहीं पता है, चलो बना के दिखाता हूँ। यहाँ कुछ इस तरह से एग्जिस्ट करते हैं, पाई बॉन्ड बनाने के लिए कुछ इस तरह से एग्जिस्ट करते हैं। अब 4 एटॉमिक ऑर्बिटल बन रहे हैं, मैं फिर से कह रहा हूँ 4 एटॉमिक ऑर्बिटल बन रहे हैं। तो वो 4 कौन कौन से बन रहे हैं उनको ध्यान से देखो, बॉन्डिंग वाले, एंटी बॉन्डिंग वाले कैसे कैसे बन रहे हैं वो ध्यान से देखो। पहला केस हो सकता है कि जब ये जो पी हैं वो एक टाइप के सब एक जैसे हों। समझ गए, हाँ या ना? ये चीज समझ में आई कि नहीं? सारे एक जैसे हों तो इसका मतलब क्या है कि जो इसके इलेक्ट्रॉन है वो इसमें भी जा सकते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन इसमें भी जा सकते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन इसमें भी जा सकते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ। कुल मिला के टोटल रेजोनेंस, यानी कि अगर मैं इसमें बनाना चाहूँ तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो आपस में घूमते फिरते हैं, दैट इज टोटल रेजोनेंस। इसमें क्या हो रही है? टोटल रेजोनेंस हो रही है। ठीक है, इसको मैं ये भी कह सकता हूँ ऑल बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। सारे के सारे क्या है? बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स है, सारे के सारे ऑल बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं। अब ऑल बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स है तो एनर्जी कैसी होनी चाहिए? एनर्जी सबसे कम होगी। ठीक है, ऊपर जाते हुए एनर्जी बढ़ रही है, नीचे वालों में सबसे कम है। इतनी बात क्लियर? पक्का? ठीक है। मैंने एंटी बॉन्डिंग कैसे बनाया था? मैंने एंटी बॉन्डिंग कैसे बनाया था? मैंने एंटी बॉन्डिंग बनाया था कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के अपोजिट हो गए तभी तो एंटी बॉन्डिंग बना था। देखो अभी ध्यान से, भाई ये रेड है, ये ब्लू है, इधर ब्लू है, इधर रेड है, तो ये जब अपोजिट हो गए, एक दूसरे के सामने सामने अपोजिट हो गए, तभी तो एंटी बॉन्डिंग बने थे, तभी तो ऐसे बने थे। तो मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, इस वाले में एंटी बॉन्डिंग बना रहा हूँ। कैसे बना रहा हूँ अब देखो, फिर से मैं ऐसे ही करूँगा, फिर से मैं पी बनाऊंगा, लेकिन मैं इसमें एंटी बॉन्डिंग कैसे दिखा रहा हूँ वो देखो। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये जो दो एक जैसे हैं ये एक साथ हैं, और वो जो दो एक जैसे हैं वो एक साथ हैं। मतलब इस बार हुआ ये कि बॉन्डिंग, जो बॉन्डिंग है वो सिर्फ इन दोनों में हो सकती है, इन दोनों में हो सकती है, लेकिन आपस में नहीं हो सकती, क्योंकि ये आपस में दोनों अलग अलग है, अलग अलग है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पे एक नो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जोन आ गया, एक नोड आ गई, हाँ या ना? एक नोड आ गई कि नहीं आ गई? भाई इन दोनों ने कर लिया, इन दोनों ने कर लिया। ठीक है, तो अब क्यों? क्योंकि जब एक नोड आ गई, नो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जोन आ गया, ठीक है, तो इसकी जो एनर्जी है वो बढ़ जाएगी, बिल्कुल बढ़ जाएगी। ओके, अब चलते हैं आगे। इससे अगले में देखो, इससे अगले में क्या हो रहा है कि इन 4 ऑर्बिटल के बीच दोस्ती और ज़्यादा दिक्कत कर रही, और ज़्यादा दिक्कत कर रही। अब हुआ क्या? हुआ ये, इन्होंने कहा एक काम छोड़ो भाई, इस वाले ने, ये मान लेते हैं फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर, एक कहानी सुनाता हूँ आपको, बढ़िया याद आएगी। ये सेकंड नंबर था, इसके साथ दोस्ती में था, 1 नंबर वाले के, 3 नंबर वाला 4 नंबर वाले के साथ दोस्ती में था। इनकी बिगड़ गई, 3 की 4 के साथ बिगड़ गई, 1 की 2 के साथ बिगड़ गई। कह रहा भाई मज़ा नहीं आ रहा, एक काम करो रहने दो। 2 और 3 ने कहा चलो एक काम कर, तुम हमारे साथ रहो थोड़े दिन, हमारी संगत में रहो, हम तुम्हें सुधार देंगे। तो 2 और 3 वाले की दोस्ती चल गई, 2 और 3 वाले की दोस्ती चल गई, इन्होंने इन दोनों को छोड़ दिया, इन्होंने इन दोनों को छोड़ दिया। समझ रहे हो? अब दोस्ती किस किस की रह गई मुझे बताना जरा। अब दोस्ती रहेगी 2 और 3 वाले की, सिर्फ इन दोनों की, सिर्फ इन दोनों की। तो ये अलग हो गया, ये भी अलग हो गया, क्योंकि अपोजिट है, देख लो देख लो अपोजिट है कि नहीं। तो एक नोड यहाँ आ गई, एक नोड यहाँ आ गई, 2 टकरार आ गई, इन दोनों को बेचारों को घर से बाहर कर दिया। ठीक है, अब मुझे बताना कितने बॉन्डिंग ऑर्बिटल हैं? सिर्फ एक। इसमें सारे बॉन्डिंग ऑर्बिटल थे, इसमें 2 बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स आए, इसमें सिर्फ एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल आया। अब अगले वाले में क्या हो रहा है, ये जो फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड और फोर्थ, 2 और 3 के साथ की बॉन्डिंग थी ये भी बिगड़ गई। इन्होंने भी दोनों को आपस में ट्रायल करके देख लिया कि भैया कुछ नहीं बन रहा, एक काम कर, तू भी अपने रास्ते और मैं भी अपने रास्ते, और वे बेचारे पहले वाले तो दोनों चले ही गए थे। तो अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ देखो, इसके अपोजिट ये है, इसके अपोजिट ये है, और इसकी अपोजिट ये है, कोई बॉन्डिंग नहीं बीच में, कोई बॉन्डिंग नहीं हो सकती। समझो हो सकती है क्या? नहीं, ये भी एंटी, ये भी दोनों एंटी, ये भी दोनों एंटी, इट मीन्स 3 नोड
और सारे के सारे एंटी बॉन्डिंग ऑल। समझ गए? इतना समझ में आया कि अगर 4 एटॉमिक ऑर्बिटल बने तो वो कैसे बन रहे, उनका डिजाइन क्या है। ठीक है, ये 1,3 ब्यूटाडाइन में 4 एटॉमिक ऑर्बिटल से उठा के, 4 एटॉमिक ऑर्बिटल ऐसे थे नीचे वाले, मैंने 4 नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट कर दिए और बता दिया उनमें कैसे कैसे है। ठीक है, समझ में आए? अब सुनो, नीचे वालों में सबसे ज्यादा फील्ड है, ये नीचे वाले दो सबसे ज्यादा फील्ड है भाई, ये भी बॉन्डिंग में, ये भी बॉन्डिंग में, तो इन दोनों वालों को हम कहेंगे ऑक्यूपाइड। क्या कहेंगे? ऑक्यूपाइड, क्योंकि ये फील्ड है, इसमें खाली कोई सा भी नहीं बच रहा भाई, खाली तो कोई नहीं बच रहा ना इनमें, इन दोनों में। बताओ कोई खाली है क्या? अकेला थोड़ी है कोई, नहीं है। बताओ इनमें कोई अकेला थोड़ी है भाई, 3 4 के साथ बॉन्डिंग है, 1 2 के साथ बॉन्डिंग, बॉन्डिंग तो है ना। तो ये सारे के सारे कैसे? ऑक्यूपाइड। ऊपर वाले में देखो, ये अनऑक्यूपाइड, ये अनऑक्यूपाइड, और उस वाले में सारे अनऑक्यूपाइड। तो इन वालों को हम क्या कहते हैं? इन वालों को हम कहते हैं अनऑक्यूपाइड, यानी अफिल, भरे हुए नहीं। ठीक है, ओके। अब इसमें 2 केस बनाते हैं। इसमें सुनो, इसमें ये वाला जो है सेकंड नंबर वाला, इस वाले में, इसको, इसकी एनर्जी ज्यादा है, नीचे वाले की एनर्जी ज्यादा है, इसकी एनर्जी ज्यादा है ना, इस वाले की एनर्जी ज्यादा है ना। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं होमो। होमो मतलब हाईएस्ट। आप इसको हाईएस्ट ऐसे मत समझो कि ये तो एनर्जी में चारों में से तो तीसरे नंबर पे है, नहीं। हाईएस्ट मतलब क्या है कि जो ऑक्यूपाइड है उनमें हाईएस्ट है, तो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ये। कौन सा वाला? ये वाला हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और इसमें देखो, इन दोनों में क्या हो रहा है? ये दोनों अनऑक्यूपाइड है, लेकिन अनऑक्यूपाइड में लोवेस्ट ये है, तो इससे हम क्या कहते हैं? ल्यूमो। इस वाले को हम क्या कहेंगे? ल्यूमो, दैट इज ल्यूमो, लोवेस्ट यानी कम एनर्जी का अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये है। ओके, इतनी बात क्लियर? ये होमो और ल्यूमो थे। एक काम करता हूँ, फेयर बना देता हूँ, फेयर में आपको ज़्यादा अच्छा क्लियर समझ में आ जाएगा। तो पहले वाले में क्या थे? सेम थे। दूसरे वाले में 2 2 के पेयर थे। तीसरे वाले में बीच वालों के पेयर थे। और चौथे वाले में सब अलग। ठीक है, यहां से नीचे वाले ऑक्यूपाइड कहलाते हैं, ऊपर वाले अनऑक्यूपाइड कहलाते हैं, क्योंकि उन्होंने 1 2 को खाली छोड़ दिया और एक ने सबको खाली छोड़ दिया। इस वाले को हम ल्यूमो बोलते हैं, क्योंकि इसमें कम से कम अनऑक्यूपाइड है, और इसमें हाईएस्ट ऑक्यूपाइड है, तो इसको हम हाईएस्ट बोलते हैं, क्योंकि इसकी एनर्जी हाईएस्ट है, उसके कारण नहीं, एनर्जी के कारण। ठीक है, तो ये होम्यो बनता है। कलर करके बता देता हूँ, एक ही कलर, ताकि आपको समझ में आ जाए। इस वाले में सारे एक जैसे थे, इस वाले में 2 एक जैसे, 2 एक जैसे, इस वाले में बीच के 2 एक जैसे, ये भी अलग, ये भी अलग, इस वाले में सारे अलग अलग। ठीक है, नोड नोड नोड, नोड एंड नोड, और यहाँ नोड, बस। ठीक है, ये थे ह्यूमन लोमो। ओके, समझ में आ गया, हाँ या ना? ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल समझ में आया। लेकिन सर हमने तो हर बार ऐसी ड्राइंग बनाई नहीं। अब आप कहोगे सर ऐसी ड्राइंग तो हमने कभी बनाई नहीं, ना ही बुक में बनी देखी। हमने तो इतना जरूर देखा कि बॉन्ड पेयर से लॉन पेयर बना दो और लॉन पेयर से बॉन्ड पेयर बना दो, ये हमने सुना भी है, किया भी है। वो करके दिखाओ। तो चलो उसमें भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो चीज़ें कुछ नहीं छोड़ने वाला फ्रेंड्स, कुछ चीज़ें नहीं छोड़ने वाला, आपको वो भी बना के दिखाता हूँ। हम ये किसका बना रहे थे पहले, अच्छा ये बताना। ये हम बना रहे थे 1,3 ब्यूटाडाइन का बना रहे थे ना। तो 1,3 ब्यूटाडाइन में हमें पता था जो सबसे पहला स्ट्रक्चर बनाया हमने, ये बनाया ना। ठीक है, इसमें क्या हो रहा था? फर्स्ट वाले में यानी कि ऑल वाले में, इस वाले के अकॉर्डिंग क्या था? इसमें टोटल रेजोनेंस हो रहा है, टोटल रेजोनेंस, सब एक दूसरे के पास जा सकते हैं, सारे के सारे बॉन्डिंग बना सकते हैं। तो इसमें मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको ऐसे दिखाता हूँ कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो भागे फिर रहे एक दूसरे के साथ। इट मीन्स टोटल रेजोनेंस, ये कहीं भी रह सकते हैं, कैसे भी चेंज हो सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर।
दूसरे वाले में क्या हो रहा है, दूसरे वाले में हो रहा है ये और ये, यानी कि फिक्स है, ये इसके पास नहीं आ सकता, ये इसके पास नहीं आ सकता, ठीक है, बीच में एक नोड आ गई, ठीक है, एक नोड आ गई, ओके। तीसरे वाले में क्या हो रहा है, अब इसको देखो, बीच वाले की बॉन्डिंग है ना, बीच वाले के साथ बॉन्डिंग, बीच वाले के साथ बॉन्डिंग आ गई। अब बीच वाले के साथ बॉन्डिंग कैसे आई होगी, भाई एक इलेक्ट्रॉन इधर से आ गया होगा, एक इधर से आया होगा, तो जब इधर से भी गया इधर से भी गया, इस पे पॉजिटिव मान लो और इस पे नेगेटिव मान लो, यही हो सकता है। चौथे वाले में क्या हुआ, सब अलग अलग, कोई बॉन्डिंग ही नहीं है। जब कोई बॉन्डिंग नहीं है तो अगर इस पे पॉजिटिव मान रहे हो इस पे नेगेटिव है, इस पे पॉजिटिव मान रहे हो तो इस पे नेगेटिव है, तो हो गए 4 डिजाइन। समझ गए, यही चीज तो आपने देखी होगी अब तक, जब भी आप रेजोनेंस बनाते हो क्या बनाते हो, है ना, बॉन्ड पेयर टू लॉन पेयर टू बॉन्ड पेयर, जहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ पॉजिटिव चार्ज, मैंने बना के दिखा दी 4 डिजाइन, ठीक है। तो क्लियर हुआ कंसेप्ट, पक्का 100%, ओके। छोटी सी चीज और सुनते जाओ, इसको हम बोलेंगे पाई 1, इसको हम बोलेंगे पाई 2, इसको हम बोलेंगे पाई 3 स्टार वाला, इसको हम बोलेंगे पाई 4 स्टार वाला, क्योंकि ये एंटी में है और ये बॉन्डिंग में है, हाँ या ना, ये एंटी बॉन्डिंग में है, ऊपर वाले दोनों, नीचे वाले एंड बॉन्डिंग में है, ठीक है, समझ गए। ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम था जिसमें दो से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड थे, पाई इलेक्ट्रॉन दो से ज्यादा थे, ठीक है। अब ये कहानी हम वापस आगे शुरू करते हैं कि भाई एथिलीन में तो हो गया, एथिलीन में तो सिंपल पाई से लेके पाई स्टार में भेज देगा, लेकिन अगर ज्यादा आ जाए तब हमने ये देख लिया कि 4 4 आ रहा है, तो 4 4 में क्या हो रहा है, पाई 1 आ रहा है, पाई 2 आ रहा है, जो कि हमारे बंधी हैं, बॉन्डिंग वाले हैं, और एंटी बॉन्डिंग वाले आ रहे हैं हमारे पाई 3 स्टार, पाई 4 स्टार आ रहे हैं, ठीक। इस स्थिति में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन का जो संक्रमण है पाई 2 से पाई स्टार 3 पर होगा, समझ गए। जो हमारा पहले वाला क्या था, पाई 1, दूसरे वाला पाई 2, तीसरे वाला पाई 3 स्टार, और चौथे वाला पाई 4 स्टार। तो ये जो कह रहा है ना, ये कह रहा है कि यहाँ पर होमो से सिर्फ ल्यूमो तक इलेक्ट्रॉन जाएंगे, सिर्फ यहाँ तक, ठीक है, क्लियर हो गया। तो मुझे बताओ, पिछले वाले में सिर्फ 2 थे, एक नीचे एक ऊपर, इसमें बीच में और भी आ गए, बीच में और आ गए, ठीक है। जब ये बीच में और आ गए तो एनर्जी इतनी ही तो एब्जॉर्ब करी जो इनके बीच की है, हाँ या ना, केवल इतनी ही एनर्जी ऑब्जॉर्ब हुई जो इनके बीच की है। तो एथिलीन की तुलना में जो ऊर्जा का अंतर है एथिलीन की तुलना में कम हो गया। यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये एथिलीन था, पाई यहाँ था, पाई स्टार यहाँ था, सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड था, ठीक है, पाई से पाई स्टार में चला गया। यहाँ पे क्या हुआ, 1 3 ब्यूटाडाइन में 2 आ गए, पाई 1 पाई 2 पाई 3 स्टार पाई 4 स्टार। अब एनर्जी का ट्रांसफर कहाँ हो रहा है, सिर्फ लूमो से होमो हो रहा है। इसमें तो एनर्जी का ट्रांसफर ज़्यादा था, एनर्जी ज़्यादा लगी थी, जब एनर्जी ज़्यादा लगी थी तो वेवलेंथ कम थी, ठीक है। यहाँ क्या हुआ, एनर्जी थोड़ी कम लगी, एनर्जी कम लगी क्योंकि गैप कम रह गया ना ट्रांसफर के लिए, बस इतने में तो ट्रांसफर हो रहा है। जब एनर्जी कम लगी तो वेवलेंथ बढ़ गई, हाँ या ना। अब ये कह रहे हैं अगर और डबल बॉन्ड आ जाए, लाइक इसमें 1 3 5 हेक्सा ट्राई इन में आ जाए, तब क्या होगा, एनर्जी और कम लगेगी, एनर्जी और कम लगेगी और वेवलेंथ और बढ़ जाएगी, ठीक है। तो अच्छा मुझे बताना जरा, संयुग्मन के कारण अगर मैं ये कह दूं कि इसमें रेड शिफ्ट होता है तो सही है क्या, क्या ये बात सही है। अगर मैं इसमें कह दूं कि संयुग्मन के कारण रेड शिफ्ट हो रहा है, बताओ हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है। जब वेवलेंथ बढ़ रही है एनर्जी कम खर्च हो रही है, वेवलेंथ बढ़ रही है, रेड शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। और बाकी अपनी जो राय है वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि क्या आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई, होमो ल्यूमो समझ में आया, होमो कब बनता है, ल्यूमो कब बनता है, जब मल्टीपल आ जाता है तब होमो एंड ल्यूमो क्रिएट होता है। अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके पास, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, समझ जानो 6 एटॉमिक ऑर्बिटल बनेंगे, ओके। उनको घुमा फिरा के ऐसे ही जैसे मैंने अभी बदला था 4 में, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप कि यहाँ तक को तो सारा बढ़िया समझ में आ गया होगा, रेड शिफ्ट वगैरह पता लग गया होगा। तो क्या क्या याद करना है इस वाले चैप्टर में आपको, अब क्या क्या याद करना है, अब आपको याद करना है बेथोक्रोमिक शिफ्ट क्या होता है, ठीक है, हेप्सोक्रोमिक, हाइपरक्रोमिक और हाइपोक्रोमिक, वो सारे याद करने हैं। उसके अलावा जो हमारे दो वो आए थे ऑक्सोक्रोम एंड द क्रोमोफोर, वो आपको पता होने चाहिए।
और ये आपको होमो और ल्यूमो का कंसेप्ट के साथ साथ ये पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास कॉन्जुगेशन ज़्यादा आ रहा है तो एनर्जी कम एब्जॉर्ब होती है और वेवलेंथ ज़्यादा एब्जॉर्ब होती है। एनर्जी कम है तो उसकी वेवलेंथ ज़्यादा ही होगी, ऑब्वियस, दैट्स इट। तो आई होप कि वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी फ्रेंड्स। और जो चीज़ें अगर समझ में, अगर आपको लगता है कि कुछ डाउट है, हमें समझ में नहीं आ रहा, तो फ्रेंड्स नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना, एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। कई बार होता है कि जो टॉपिक फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं तो वो नहीं आता, फिर भी वीडियो दोबारा देख सकते हो तो समझ में आ जाएगा। ओके। और फ्रेंड्स एक चीज़ ज़रूर है, जब भी वीडियो देखो उससे पहले कॉपी एंड पेन जरूर लेके बैठना, अदरवाइज चीज़ें दिमाग से उड़ जाएंगी। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में जो आपकी अल्ट्रावायलेट से रिलेटेड ही है, उसमें हम एक छोटा सा लॉ पढ़ेंगे, बहुत अच्छा है, ठीक है, वो पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। गुड बाय एवरीवन, सी यू नेक्स्ट टाइम।